हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम ज़्यादा देरी न करते हुए मांगपक को स्टार्ट करते हैं। बॉर्न टू बी द ग्रैंड डचीज। इस स्टोरी में हमारी जो मेन फीमेल लीड है वो 21 सेंचुरी से रिकान होकर आती है विलेनस के रूप में। अब वो अपने डेथ को कैसे अवॉइड करती है हम जानेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। हमारी फीमेल लीड का नाम है एनेट फ्रोज और हमारे मेल लीड का नाम है लोइक ब्लेनहिम जो नॉर्थ का ड्यूक है। ये बहुत ही खूबसूरत है। कुछ लेडीज ये कहती हैं कि क्या आपने वह उड़ता हुआ बेलबोर्ड देखा? ब्लेनहिम शाही प्रदर्शनी शुरू हो गई है। इस योजना का चेहरा ओपेरा गायक एंटोनली है। क्या आपने पूरा पोस्टर देखा? जाहिर है। और बस इतना ही नहीं, एक बेस्ट लेखक का पुस्तक भी साइन किया गया है। एक हॉट स्प्रिंग भी विलेज में है और यहाँ तक कि स्नो वाइन भी। ये सब ग्रैंड डचीज की शोभा बढ़ाने वाले बालों का काम होना चाहिए। एनेट, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था माय लव। क्या तुम्हें पता है कि जब मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाता तो मैं कितना चिंतित हो जाता हूँ? लोइक, हर कोई हमें देख रहा है। तो क्या हुआ? तुम्हें मुझे किस देना है? एनेट मन में ही सोचती है, ये सब कैसे हो गया? मुझे तो 1 साल तक शांति से रहना था और फिर तलाक लेके गायब हो जाना था। लेकिन मैं जिस भी चीज़ को छूती हूँ वो किसी न किसी तरह मेरे चारों तरफ हो जाती है। और अब तो मैंने बर्फ जैसे ठंडे ग्रैंड ड्यूक को भी पिघला दिया। शायद मैं सच में ग्रैंड डचेस बनने के लिए ही पैदा हुई थी। 1 साल पहले स्टेट में ये परिवार इतना अपमान ही रह सकता था। पहले तो उसने मार्किस की बेटी से शादी कर ली, सिर्फ 500 डेनियर भेजे, और अब वह अपनी ही शादी में एक ठेकेदार को भेज रहा है। तुमने ऐसा क्या किया है? ग्रैंड ड्यूक इतना गुस्से में है। मुझे कैसे पता होगा? मैं उस आदमी से आज तक कभी मिली ही नहीं। सच कहूँ तो मुझे भी ठेकेदार दूल्हे वाली बात बहुत बेतुकी लगती है। हमारी फीमेल लीड मन में सोचती है, और मुझे तो ये कहानी पहले से ही पता है। कुछ समय पहले की बात है, मैंने खुद ही उपन्यास सेंटेंस डचीज में आई। ये स्लेन्स में रहने वाली एक सेंटेंस के बारे में है जो कठिनाइयों और ऊपर उठकर एक ड्यूक से प्यार पाती है। फैंस इसे सैंड डच कहते हैं और किसी तरह से मैं इस पात्र में से किसी के अंदर आ गई। दुर्भाग्य से मुझे जो बॉडी मिली वह है एनेट फिराज, द इलेजिटिमेट डॉटर बोर्न ऑफ द मार्क्विनस अफेयर, और वह खलनायिका जो मुख्य जोड़ों को परेशान करती है। उपन्यास में ग्रैंड ड्यूक से शादी करने के बाद भी वह राजधानी में रहती है और नायिका को परेशान करती रहती है। अंत में उसे फांसी पर लटका दिया जाता है और वो मर जाती है। हमारी मेन लीड कहती है, लेकिन मैं मूल्य एनेट जैसी नहीं हूँ। मैं शादी से इनकार नहीं करूँगी और मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। मैं उस लड़के के पास औपचारिक शिकायत दर्ज करूंगी। अभी के लिए हम समारोह को तब तक के लिए टाल देंगे जब तक कि हम खर्च वसूल नहीं कर लेते। क्या होगा अगर हम टेम्पल में समारोह आयोजित करें? मैं इस विवाह को एक अवसर में बदल सकती हूँ। अगर हम एक साइड चैपल का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अनुग्रह द्वारा भेजे गए धन से यह ठीक हो सकता है। फादर कहते हैं, एक साइड चैपल में आप बिना गेस्ट के सेरेमनी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर की डिग्निटी और रेपुटेशन का क्या होगा? एनेट कहती है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि दिखावे से ज़्यादा कस्में मायने होते हैं, है ना पिताजी? पिताजी, मैं आपको इतनी छोटी मोटी बात पे परेशान नहीं करना चाहती। फादर कहते हैं, हो सकता है कि ये परिवार के लिए आपका पहला काम हो। एनेट कहती है, तो ठीक है, लेकिन हाई प्रीस्ट फिर भी खुद आकर सेरेमनी करेंगे। एनेट बाहर निकलते हुए सोचती है, सिर्फ 500 डेनियर वाले ग्रैंड ड्यूक से शादी करना। एनेट खुश होते हुए सोचती है कि फर्स्ट मिशन कंप्लीट हुआ। आपने कुछ बेवकूफ़ी भरा किया है, एनेट मन में सोचती है। फर्डेन एल्डेस्ट सन, फर्डेन फ्रेज, मार्किस स्टेट का वारिस, बिना गेस्ट के पिता को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हो। देखते हैं बिना गेस्ट की शादी देखने में कैसी होती है। तुम्हारी कोशिश बेकार है। जितना ज़्यादा तुम ये तरीका आजमाओगी, ग्रैंड ड्यूक तुम्हें नीची नज़र से देखेगा। एनेट कहती है, मुझे पता है,
हमारे परिवार ने शैतानी जानवरों के खिलाफ लड़ाई के दौरान मदद के लिए नॉर्थ के बुलावे को मना कर दिया था, जिससे स्वर्गीय ग्रैंड ड्यूक के पास एक ड्रैगन के साथ खून का समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था और अपनी जमीन बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। यह तो आम बात है कि वह हमसे नफरत करते हैं। कहता है, हाँ, और पिता अब भी तुम्हारी शादी को एक फायदे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि मौजूदा ड्यूक को काबू में रखा जा सके। तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान करने की कोई वजह नहीं है, एनेट कहती है मन में, क्या वह एक्चुअली में। फिर कहती है, कोई बात नहीं, मैं कम से कम यहाँ किसी काम तो आऊंगी। फर्डन कुछ सोचता है, पर एनेट कहती है कि फिर मन में कहती है, एनेट, वह मेरी चिंता कर रहा है, ये बहुत प्यारा है। फर्डन कहता है कुछ सोचते हुए, फर्डन कहता है, तो हट जाओ मेरे रास्ते से। एनेट मन में कहते, वो बदतमीज। एनेट चलते हुए सोचती है, सेंट डच में आए हुए मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं। मैं हैरानी की बात है कि अच्छी तरह से मैं एडजस्ट कर रही हूँ। मैं घर वापस जाने के लिए बिल्कुल भी मरी नहीं जा रही। बेशक इसका मतलब ये नहीं है कि फेरेज स्टेट बिल्कुल गर्मजोशी और स्वागत करने वाला है। कुछ मेट्स एनेट के पास से विस्पर करती जा रही थी। जैसे ही एनेट पीछे मुड़ के देखती है, मेट्स फ्लिंच हो जाती हैं और भाग जाती हैं। एनेट मन में सोचती है, फिर भी ये मेरे घर पर काम करने वाली एड एजेंसी के ग्रिंड के मुकाबले कुछ भी नहीं है। अगर मैं वो दिन सोचती हूँ तो ये असल में बहुत आसान है और भूत जैसा बर्ताव होना इतना बुरा भी नहीं है। शांति और चुपचाप के अपने फायदे हैं, लेकिन फिर भी। एनेट कहती है, फिर भी बहुत बोर हो गई हूँ। मुझे ड्रामा और उथल पुथल चाहिए या फिर कुछ और भी चलेगा। मेरी डोपामाइन से भरी मॉडर्न आत्मा एक फैंटेसी वाली दुनिया में आके फंस गई है। मैं आज़ादी से स्टेट से बाहर भी नहीं जा सकती। सिर्फ नाम ही डचीज होना काफ़ी नहीं है। लगता है अब डचीज बनने के बाद ही मुझे वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि द नॉर्थ, मेरा मतलब कि कोई क्यूरियस कैसे ना होए, जबकि एक ट्रांसमिग्रेट होके एक नॉवल के अंदर आ जाती हूँ और नॉर्थ नहीं जा पाऊँ, जबकि इतना सुंदर बर्फ से और पहाड़ से घिरी हुई ज़मीन, अ ग्रैंड स्प्राइट से भरी हुई परफेक्ट कैसल की पिक्चर, आरामदायक घरों से बाहर एक छोटा सा पुराना शहर और उसके ऊपर ब्लैनहिम का मशहूर ठंडा लेकिन हैंडसम ड्यूक। बस इसकी कल्पना करने से ही खुशी मेरी 2 गुनी बढ़ जाती है। और आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे ये सब खुद देखने को मिलेगा। मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। हमें ग्रैंड ड्यूक ब्लैनहिम का कैसल दिखाया जाता है। कैसल के अंदर कुछ मोमबत्तियां जलती हुई दिखाई जाती है। हमें एक पर्सन चिट्ठी पढ़ता हुआ दिखाई जाता है और वह कहता है कि वह शर्तों को मान गए हैं, है ना? एक पर्सन हंसता हुआ कहता है, मार्किस काफी पक्का इरादा रखता है, ऐसा लगता है। दूसरा पर्सन कहता है, ये मेरी गलती है महाराज, मुझे लगा कि 500 डेनियर मार्किस के लिए मैरिज को रद्द करने के लिए काफी होंगे। अब हम क्या करें मामहीम? फर्स्ट पर्सन कहता है, और क्या? उसे कहो कि वह यह सपना देखना बंद करेगी, औरत कभी भी ब्लैनहिम की ज़मीन पर कदम नहीं रखेगी। हमें बताया जाता है कि फर्स्ट पर्सन नॉर्थ का ग्रैंड ड्यूक लॉइक ब्लैनहिम होता है। कहानी हमारी वहीं से स्टार्ट होती है, ग्रैंड ड्यूक के कैसल से। कोई कहता है, लेकिन तुम उसे अपनी मेहरबानी देने से कैसे मना करोगे? ब्राउन हेयर वाले पर्सन का नाम है प्रेहरल। प्रेहरल ग्रैंड ड्यूक से कहता है, तुम उसे सेरेमनी के बाद पीछा नहीं छुड़वा सकते। अब से हम ग्रैंड ड्यूक को लॉइक कहेंगे। लॉइक घूरते हुए देखते हैं और प्रेहरल सोचता है कि अब मैंने क्या कह दिया ऐसा।
उनके साथ हमें एक रेड हेयर मैन भी दिखाया जाता है जो कहते हैं, तुम सच में उसे वहीं छोड़ना चाहते हो? अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि मार्कियस बेशक नौकरानियों और गार्ड के भेष में जासूस रखेगा। घास-फूस को उगने से पहले ही उखाड़ देना चाहिए। हमें बताया जाता है कि रेड हेयर मैन का नाम डेंची है। वह फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है। ग्रैंड ड्यूक लॉयक कहते हैं, तो तुम में से कौन यह बेकार घास-फूस उखाड़ेगा? ग्रैंड ड्यूक लॉयक की बात सुनके वहाँ सब चुप हो जाते हैं। फेरल कहता है, अपने लॉर्ड की दुल्हन की प्रॉक्सी से शादी करना ही काफी बुरा है, लेकिन अब हम सभी उन्हें अबैंडन भी कर रहे हैं। कौन इसके लिए राजी है? ग्रैंड ड्यूक लॉयक कहते हैं, फेरल जाएगा। फेरल कहता है, ये सब हमेशा मुझे ही क्यों करना चाहिए? इस पर्सन का नाम हेड्रिक है। ये ग्रैंड ड्यूक स्टेट का वाइस कैप्टन है। ग्रैंड ड्यूक लॉयक कहते हैं, हेड्रिक, तुम स्कॉट संभालोगे। जब आप कैपिटल में हो तो फर्स्ट डिवीजन से कुछ नाइट भी ले लें, कुछ काम देखने हैं। फेरल कहता है, वाइस कैप्टन हेड्रिक। हेड्रिक कहता है, हाँ ग्रेस, मैं इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ। उस आदमी की बेटी से शादी कर रहा हूँ जिसने मेरे माता पिता को मारा है। लॉयक अपने मन में सोचता है, लॉयक, मैं अपना कुछ समय इस मैरिज में बिताऊंगा और बाद में उसे तलाक दे दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें वेडिंग वाला दिन दिखाया जाता है। कोई कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मेरी लेडी, आपके बाल बिल्कुल प्लैटिनम ब्लॉन्ड नहीं है, हम कहें तो मॉसी ग्रे हैं। मेड कहती है, कोई उम्मीद करेगा कि आपका रंग आपके डल बालों की भरपाई कर देगा, लेकिन मेकअप के साथ भी। एनेट मन में सोचती है, वाओ, हाँ, मैं आज सच में काफी सुंदर लग रही हूँ। मेड फिर से कहती है, मार्किस बहुत परेशान है कि नॉर्थ आपके साथ बुरा बर्ताव कर सकता है, मेरी लेडी। उन्होंने आपके साथ जाने के लिए पर्सनल अटेंडेंट्स भी चुने हैं, कृपया आप चिंता ना करें। एनिट अपने मन में सोचती है, वह सिर्फ मुझ पर और लॉयक पर नजर रखने के लिए जासूस है, लेकिन इस बार चीजें मार्किस के हिसाब से नहीं होने वाली। प्रीस्ट कहते हैं, आज हम लोग दो नेक आत्माओं के पवित्र मिलन को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम कस्में लेना शुरू करेंगे। तो यह स्टैंड इन ग्रूम है। एनेट सोचती है, वह मेरी उम्मीद से ज़्यादा लंबा और अच्छा दिख रहा है, लेकिन वह पत्तों की तरह क्यों काँप रहा है? पेहरल कहता है, मैं पेहरल ओट्स, लॉयक ब्लैनहिम की जगह आया हूँ। इस औरत से हमेशा प्यार करने और उसकी इज्जत करने की कसम खाता हूँ। एनेट मन में सोचती है, हमेशा शांति से रहने के लिए चलो पहले बस ये कुछ दिन गुजार लेते हैं शांति से। फिर एनेट कहती है, मैं एनेट फिराज लाइकवाज, एक पत्नी के तौर पर मैं एनेट फिराज इस मैरिज को पूरे दिल और जान से निभाने की कसम खाती हूँ। प्रीस्ट कहता है, अब चलो एक दूसरे को अंगूठियाँ पहनाते हैं। उसे पता है ना कि मैं काटती नहीं, वो सच में मुझे छूने की कोशिश नहीं कर रहा है। प्रीस्ट कहता है, इसी के साथ अब मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ। एनेट कहती है, आखिरकार हमारी मैरिज हो गई। और इधर मेड सोचती है, आखिरकार सब खत्म हो गया और अब मुझे उस नाजायज लड़की की धड़कन का इंतजार करना होगा। मार्किस बहुत बेरहम है, मुझे लेडी लैडरियल के बजाय उस कमीनी एनेट का पीछा करने के लिए भेज रहे हैं। एनेट वेडिंग ड्रेस चेंज करती हुई सोचती है, वह कहाँ गया? हमें किसी को भागते हुए दिखाया जाता है और ये फेरल होता है। फेरल भागते हुए सोचता है, ठीक है, ये सब रास्ते से हट गया है, अब मुझे बस वहाँ से निकल जाना है इससे पहले कि वो लेडी मुझे देख ले। मैं बस एक नोट छोड़ दूंगा जिसमें लिखा होगा कि मुझे जल्दी
में निकलना पड़ा और फेरल के हाथ से कोई चिट्ठी लेता है। फेरल पूरी बात कहता है कि उससे पहले उसे सुनाई देता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो। फेरल रुक के देखता है कि किसने उसके हाथ से चिट्ठी ली और देख के शॉक हो जाता है। योर ग्रेस, मैं बस फेरल मन में सोचता है, अच्छा मैं बस निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसी लेडीज से टकरा गया। फेरल कहता है योर ग्रेस, लेकिन एनेट कहती है अच्छा हुआ हम एक दूसरे को मिस करने से पहले मिल गए, चलो साथ में चलते हैं। फेरल कहता है साथ में, तुम्हारा क्या मतलब है? लेकिन एनेट कहती है मेरा क्या मतलब है? क्या यह सही नहीं है कि मैं अपने पति से मिलने के लिए तुम्हारे पीछे चलूं? एनेट मन में सोचती है, तुमने क्या सोचा था कि सेरेमनी के बाद तुम आराम से निकल जाओगे? बहुत बढ़िया ग्रैंड ड्यूक, लेकिन मैं तुमसे 2 कदम आगे हूँ। फेरल कहता है योर ग्रेस, मुझे माफ़ करना, लेकिन समय बहुत कीमती है, हमें तुरंत निकलना होगा। फेरल कहता है सच कहूँ तो कोई गाड़ी तैयार नहीं है, इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने लिए पहले ही एक कैरेज तैयार कर ली है। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में पपीज़ की रोने की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर करना। फेरल कहता है योर ग्रेस, क्या आपका मतलब उससे है? उससे तो अजीब आवाज़ आ रही है। एनेट कहती है कोई बात नहीं, पहिए वैसे ही घूम रहे हैं जैसे उन्हें घूमना चाहिए। फेरल कहता है मेरा मतलब ये नहीं है, उस गाड़ी से सफ़र मुश्किल हो जाएगा। एनेट कहती है चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैंने पक्का किया है कि इसमें बहुत सारे कुशन हों। फेरल लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास भी इतने आदमी नहीं हैं कि तुम्हारी ग्रेस की ठीक से रक्षा कर सके। एनेट उंगली करते हुए कहती है ओहो, तो फिर ये आदमी गार्ड नहीं है तो और क्या है? वो लोग भड़कते हुए कहते हैं अरे लेडी, तुम किसे गार्ड कह रही हो? अरे जेंटलमैन, उनकी ग्रेस के सामने अपनी तमीज़ का ध्यान रखें। एनेट मन में कहती तो ये एम्पायर के सबसे अच्छे नाइट हैं, वे पक्का इस रोल के लिए सही लगते हैं। फेरल कहता है भगवान, सड़क अभी भी कीचड़ से भरी हुई है, आपकी गाड़ी वैसे भी आगे रहेगी। एनेट कहती है सर फेरल, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फेरल कहता है अच्छा, मैंने बस सोचा कि मेरा मतलब यह है कि। एनेट कहती है तुम चिंता मत करो, अगर तुम पहले जाओगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगी। फेरल शॉक हो जाता है। एनेट कैरेज के अंदर जाते हुए सोचती है आखिरकार फ्रेज परिवार से आज़ादी, अच्छा हुआ कि मैं इस परिवार से निकल गई, अब मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करूँगी। एनेट कैरेज में आराम से बैठते हुए बोलती है मुझे पता था कि सर फेरल थोड़े नरम दिल वाले हैं, हालांकि मेरे लिए ये बहुत आसान है। कोई कहता है योर ग्रेस, हमें एक सर्वेंट दिखाया जाता है जो कहता है योर ग्रेस, मैं यह आपको यंग मास्टर की तरफ से देने आया था। एनेट कहती है ये फेडेन की तरफ से है? हाँ मेरी लेडी, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप जाएं तो मैं यह आपको दे दूं। एनेट मन में सोचती है उसे कैसे पता चला कि मैं जा रही हूँ, और सर्वेंट से बोलती है क्या उसने बताया ये किस लिए है? सर्वेंट कहता है शायद ये शादी का तोहफा होगा। सर्वेंट कहता है युवा मास्टर खुद भी सेरेमनी में शामिल हुए थे। एनेट कहती है वे खुद आए थे। कुछ समय बाद हमें कुछ कैरेजेस जाते हुए दिखाई जाती हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आई एम सॉरी गाइस, प्लीज़ इग्नोर करना। कैरेज मार्केट स्ट्रीट से बाहर निकल जाती हैं। एक मेड चिल्लाते हुए बोलती है मेरी लेडी आप कहाँ हैं? लेडी एनेट आप कहाँ हैं? एक सर्वेंट उस मेड को देखते हुए बोलता है जेनेट, हमें इस मेड का नाम जेनेट बताया जाता है। जेनेट कहती है क्या तुमने लेडी एनेट को कहीं देखा है? सर्वेंट कहता है योर ग्रेस तो अभी अभी चली गई हैं। जेनेट मन में सोचती है मार्किस ने मुझे ऑर्डर दिया कि सेरेमनी ख़त्म होते ही उसे वापस ले आऊं, अब वह कहाँ चली गई? वो सर्वेंट से पूछती है वह कहाँ गई है? सर्वेंट कहता है और कहाँ, बेशक ग्रैंड ड्यूक ब्लैनहिम के स्टेट गई हैं। सीन चेंज होता है और हमें एनेट दिखाई जाती है जो चिन पे हाथ रखते हुए बड़ी गहरी सोच में बॉक्स को घूर रही होती है। सीन स्टार्ट होता है और हमें जंगल दिखाया जाता है। जंगल के अंदर कुछ कैरेजेस दिखाई जाती हैं और हमें कैरेज के अंदर एनेट
बैठी हुई बॉक्स को हिलाती हुई सोचती है तो ये फेडिन की तरफ से एक शादी का तोहफा है। एनिट सोचते हुए बोलती है, वह आदमी, मुझे लगा नहीं था कि वह मुझे वास्तव में शादी का तोहफा भी दे सकता है। वास्तव में ये गहने का एक बहुत महंगा सेट है। उसने मुझे ये मुफ्त में दे दिया और एक नोट भी है। चलिए देखते हैं कि इस बार उसने मुझे किस तरह का व्याख्यान देने की कोशिश की है। एनिट मैसेज पढ़ती है, यदि आपको कभी मदद की ज़रूरत हो तो लेडी आर्सेन से संपर्क करें। बस इतना ही? तो उसने वास्तव में मेरे लिए एक उपहार भी तैयार किया था। एनिट सोचती है, एक उपहार और एक आपातकालीन संपर्क, और यहाँ तक कि समारोह में भी शामिल हुआ। उसे मेरी भागने की योजना का पता चल गया होगा और फिर भी उसने मेरी मदद की। एनिट सोचती है, लेकिन लगता है कि आखिरकार कोई तो मेरे साथ है। मुझे अच्छा फील हो रहा है और अब मुझे लगता है कि मैं ब्लैनहिम स्टेट में ठीक रहूंगी। हमें जंगल में कैरी चिड़की हुई दिखाई जाती हैं और अंदर एनिट सो रही होती है। कोई कहता है, योर ग्रेस। एनिट योर ग्रेस सुनकर आंख खोलते हुए कहती है, एनिट कहती है, अरे क्या हम पहुंच गए हैं? और बाहर निकलते हुए बोलती है, क्या बात है? फेरल बोलता है, हम स्कॉट में शामिल होने वाले कुछ लोगों को लेने के लिए थोड़ी देर के लिए रुके हैं। एनिट कहती है, ओह सच में? मैं सोच रही थी कि तुम बहुत जल्दी में हो। फेरल ऑक्यूटली हंसते हुए बोलता है, क्या ऐसा है? योर ग्रेस, आप थोड़ी परेशान हो रही होंगी, क्या हम गाड़ी बदल लें? एनिट कहती है, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता ना करें और अपनी ड्यूटी का ध्यान रखें। यह बोल के एनिट फटाफट अंदर चली जाती है और फेरल शौक ही खड़ा रह जाता है। एनिट अंगड़ाइयाँ लेते हुए बोलती है, लगता है हमें अभी भी बहुत दूर जाना है, थोड़ी और झपकी ले लेती हूँ। एनिट कहती है, बहुत बढ़िया, लगता है कि अब मुझे दोबारा नींद भी नहीं आने वाली। लगता है मुझे अपने पैर फैला लेने चाहिए। एनिट बाहर घूमते हुए बोलती है, ये अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो ये पहली बार है जब मैं सच में फ्रेज स्टेट से दूर जा पाई हूँ। एनिट गार्ड्स को देखकर छुप जाती है और सुनती है, कुछ गार्ड्स कह रहे होते हैं, ये पागलपन है, तुम उस औरत को अपने साथ कैसे ला सकते हो? एनिट सोचती है, क्या वह मेरे बारे में बात कर रहे हैं? गार्ड्स में से कोई कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं नई दुल्हन को सड़क किनारे छोड़ दूं? उनमें से कोई कहता है, तुम्हें उसे तुरंत मना कर देना चाहिए था, हमारा पीछा करना उसकी साजिश हो सकती है। हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर फेरल भी होता है। फेरल कहता है, शांत रहो जेंटलमैन, वह बुरी नीयत वाली नहीं है। लेकिन गार्ड्स भड़कते हुए कहते हैं, क्या तुमने नहीं सुना कि वह एक नकली संत है? उसने सर फेरल को जरूर धोखा दिया होगा। अफवाह है कि वह राजधानी में बदनाम खलनायिका है। वह बहुत बुरी है। अरे यह तो बदनामी है। एनिट शौक होते हुए बोलती है, क्या वो मुझे छोड़ रहे हैं? लेकिन गार्ड्स बोलते हैं, चलो उसे छोड़ देते हैं। अगर हम उसे इस कैंप में छोड़ देते तो कोई न कोई उसे ले ही जाएगा। एनिट बोलती है, क्या? लेकिन उनमें से एक अच्छा गार्ड बोलता है, यह बहुत क्रूर है। आप एक महिला के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? एनिट कहती है, हाँ, आप उन गधों को बताएं। एनिट कहती है, आप मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। इस टाइम एनिट के पीछे कोई खड़ा होता है। जब एनिट पीछे मुड़ के देखती है तो कुछ समय तक तो वो लोडिंग ले रही होती है। जब एनिट को समझ आता है तो वो अजीब तरह से कहती है, नहीं रुको, मेरा ये मतलब नहीं था। नहीं, मैं जानबूझकर छिपके बातें नहीं सुन रही थी। कम से कम मेरी बात तो सुनिए। फेरल कहता है, वाइस कैप्टन हेड्रिक, आप लौट आए? हेड्रिक कहता है, बताएं क्या स्थिति है? फेरल कहता है, ठीक है, हम बस ग्रेस ग्रैंड डचीज को ब्लैनहिम ले जा रहे हैं। हेड्रिक कहता है, मैं समझ गया, ऐसा ही है। एनिट, ला, ये बहुत ही प्यारी सैर है। आप सब यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? एनिट मन में कहती है, नेचुरल रहना है, बिल्कुल नेचुरल रहना है। सर हेड्रिक ग्रीटिंग्स देते हुए कहते हैं, ग्रीटिंग्स योर ग्रेस। मैं हेड्रिक गैस्टेंट हूँ, ब्लैनहिम नाइट्स का वाइस कैप्टन।
मैं आपको ब्लैनहिम स्टेट तक सेफ छोड़ दूंगा। एनेट सोचती है, उनके चेहरों को देखकर लगता है कि हर कोई इस प्लान से सहमत नहीं है। फिर भी सर हेड्रिक सड़क किनारे छोड़ने वालों जैसे नहीं हैं। एनेट कहती है, सर हेड्रिक, आपको यहाँ पाकर अच्छा लगा। अब मुझे कुछ पॉइंट्स कमा लेने चाहिए। एनेट बोलती है, सर हेड्रिक, आज हम रात में कहाँ रुकेंगे? हेड्रिक बोलते हैं, मेहरन। कैपिटल बॉर्डर पार करने के बाद हम मेहरन पहुँच जाएंगे। हमारा वहाँ एक सराय में रुकने का प्लान है, लेकिन जैसे कि आप देख सकती हैं सूरज पहले ही डूब रहा है। क्या इससे सफ़र मुश्किल नहीं हो जाएगा? हमें जल्दी करनी होगी। एनेट कहती हैं, मेरन से पहले लूजी सराय में रुकने के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सुना है कि यह काफ़ी अच्छा है। फेरल कहता है, हाँ, वह जगह कैपिटल गेट के पास है, लेकिन वहाँ हमेशा भीड़ रहती है, योर ग्रेस। इस समय तक हर कमरा भर जाएगा। एनेट हंसते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता? जब हम इतनी दूर आ गए हैं तो चलो लूजीन ट्राई करते हैं। फेरल कहता है, लेकिन योर ग्रेस, अगर कमरे कम भी हो तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। हेड्रिक फेरल को रोकते हुए कहते हैं, लूजीन के लिए रास्ता तय करें। लेकिन वाइस कैप्टन, हेड्रिक कहते हैं, अगर कमरे कम हैं तो योर ग्रेस रुक सकती हैं और बाकी लोग बाहर कैंप करेंगे। चलने की तैयारी करो, हम लूजीन जा रही हैं। एनेट सोचती है, मुझे नहीं लगा था कि वे इतनी आसानी से मान जाएंगे। कुछ नाइट्स आपस में बात करते हुए कहते हैं, बहुत बढ़िया, अब मैं थक गया हूँ और कैंपिंग से भी थक गया हूँ। तुम्हें लगता है कि हम लूजी में एक रात नहीं बिताना चाहेंगे? एनेट कहती है, ठीक है, मैंने ऑर्डर दिया था, इसका मतलब कि अब मुझे ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फेरल कहता है, योर ग्रेस, आप ठीक हो जाएंगी। एनेट सोचते हुए कहती है, ठीक है, किस बारे में? फेरल कहता है, आपकी ब्राइट स्माइल, यूटरली अनकंसर्न्ड। फिर फेरल कहता है, चलो बस घर चलते हैं, एक कमरा बचा है। एनेट कहती है, हाँ चलते हैं। फेरल मन में सोचता है, उफ, हम क्या करें? एनेट कहती है, मेरे एड्स का दिल कितना नरम है, उसे तो इस बात की भी चिंता है कि लोग मुझे नापसंद करेंगे। लेकिन चिंता मत करो सर फेरल, बस सरप्राइज़ के लिए तैयार हो जाएं। सीन शिफ्ट होता है और हमें लूजीन दिखाया जाता है। एक गार्ड कहता है, वाइस कैप्टन, जैसे कि उम्मीद थी, कोई कमरा खाली नहीं है। हमने कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़े ग्रुप ने जगह बुक की है, जैसे मैंने सोचा था। मुझे लगा था और पता था कि उसके पास कम से कम एक प्लान तो होगा, लेकिन पता चला कि यह बस एक बिगड़ी हुई औरत की सनक थी। असल में यह हमारे फेवर में काम कर सकता है। एक कमज़ोर औरत के लिए कैंपिंग बहुत ज़्यादा होगी। उम्मीद है कि वह आखिर में मान लेगी कि वह नहीं जा सकती और हार मान लेगी। मेहरन की ओर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। एनेट बाहर निकलती हुई कहती है, सब लोग किस लिए खड़े हैं, अंदर जाओ। फेरल कहता है, योर ग्रेस, मुझे अफसोस है, लेकिन उनके पास सच में कोई कमरा नहीं है। एनेट कहती है, ये सही नहीं है, फिर से जाकर देखो। फेरल कहता है, हम पहले ही कई बार चेक कर चुके हैं। हम पहले ही 7 बार चेक कर चुके हैं। एक गार्ड चिल्लाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। दूसरा गार्ड उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, प्लीज़ आप नीचे उतर के आ जाइए। फेरल कहता है, योर ग्रेस, मुझे डर है कि हमें कैंप करना ही होगा। एनेट फेरल को कुछ पेपर्स पकड़ाते हुए कहती है, ये पकड़ो। फेरल कहता है, ये क्या है योर ग्रेस? फेरल चौंकते हुए कहता है, ये तो रिजर्वेशन स्लिप है। एनेट स्माइल करते हुए कहती है, अब जाओ और इस स्लिप को अंदर जाकर दिखाओ। मैंने पहले से ही सभी के लिए रूम्स एंड डिनर रिजर्व्ड कर दिए हैं। सारे गार्ड शॉक हो जाते हैं और एनेट स्माइल करते हुए कहती है, क्लाइंट को होस्ट करने का पहला नियम हमेशा पहले से ही बुक करना है। एनेट प्यारी सी स्माइल करते हुए कहती है, तो अब हम सभी खाना खाएंगे। एनेट मन में सोचती है, एक आरामदायक बिस्तर और भरा पेट सबके दिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है। स्टार्ट होता है मैरिज से कुछ दिन पहले इंफॉर्मेशन गिल्ड में। कोई बोलता है ये ज्वेलरी बेचने से मिली रकम है। हमें दिखाया जाता है ये एनेट होती है, ये मेरी उम्मीद से बहुत कम है। एनेट
एक पर्सन से बोलती है, क्या आपको पक्का यकीन है कि आपको सही कीमत मिली है? वह पर्सन बोलता है, हमें भी अपना हिस्सा कमाना होता है मैडम। ये सबसे अच्छी रकम है जो हम ला सकते थे। सही बात है कि मार्केट किसी ऐसे बच्चे को महंगी ज्वेलरी क्यों देगा जो उसकी ही नहीं है। तो मुझे मैडम से पूछना होगा कि आप ज्वेलरी को ज्वेलर के बजाय हमारे पास क्यों लेकर आई हैं? एनन बोलती, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मार्किस मुझे सीक्रेट सामान बनाते हुए पकड़ ले। खैर मुझे भी कमीशन देना है, मैंने सोचा कि मैं दोनों कर लूँ। वो कहता है, कैसा कमीशन मैडम? एनेट बोलती हैं, अब तक ब्लैनिम के लोगों को कैपिटल के गेट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए था। मैं जानना चाहती हूँ कि वे कब पहुँचेंगे और कब जाने का प्लान बना रहे हैं। एनेट मन में सोचती है, नोबल में वे मुझे बीच रास्ते में छोड़ने का हर बहाना ढूंढते हैं, लेकिन मैं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। वे पर्सन कहता है, ब्लैनिम के बारे में जानकारी सेंसिटिव होती है मैडम, हम इसे ऐसे नहीं दे सकते हैं। एनेट गोल्ड कॉइन्स दिखाते हुए बोलती है, तो शायद आप मुझे गेट रजिस्ट्री पर एक नज़र डालने दें। वह पर्सन बोलता है, हो सकता है हमारे पास ऐसा कोई लिस्ट हो। एनेट बोलते, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? इस शेड्यूल के हिसाब से वे सेरेमनी के तुरंत बाद निकलने का प्लान बना रहे हैं। अच्छा होगा नोट से आते समय वे लुजीन में एक रात रुके। शायद उन्हें कोई अर्जेंट बिजनेस हो। अफसोस। एनेट बोलती, लुजी इन। द पर्सन बोलता है, आपने इसके बारे में नहीं सुना है? ये एक सराय है जिसे एक पुराने शाही शेफ ने खोला था। वहाँ का खाना बहुत बढ़िया है, लेकिन कमरे जल्दी भर जाते हैं। एक कमरा पाने के लिए सूरज डूबने से पहले पहुँचना पड़ता है। एनेट बोलती है, बस इतना ही? क्या मैं पहले से कमरे रिजर्व कर सकती हूँ? ऐसा वहाँ नहीं चलता मैडम, क्योंकि वहाँ मेहमानों की कोई कमी नहीं है, इसलिए उन्हें रिजर्वेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कैंसिल हो सकते हैं। एनेट कहती है, तो मैं एडवांस में पेमेंट कर दूंगी। सीन शिफ्ट होता है लुजीन में। शेफ कहता है, मुझे लगता है कि हमने काफ़ी तैयारी करी है, पर फिर भी अगर कोई कमी हो तो आप हमें ज़रूर बताना। खाना दिखाते हैं जो बहुत टेस्टी लग रहा होता है। एक गार्ड कहता है, एस कैप्टन, हमें नहीं खाना चाहिए। ये बोलने के बाद वहाँ पे बहुत अजीब सा माहौल हो जाता है। फिर वाइस कैप्टन हेड्रिक बोलते हैं, योर ग्रेस ने ये खाना पर्सनली हमारे लिए तैयार करा है, आप सब कंफर्टेबली खा सकते हैं। गार्ड्स खाना खाते हुए बोलते हैं, धन्यवाद आपकी कृपा योर ग्रेस। धन्यवाद योर ग्रेस आपकी काइंडनेस के लिए। एनेट कहते हैं, मुझे यकीन है कि रास्ते में उनके पास खाने या आराम करने का कोई टाइम नहीं था। कोई हैरानी की बात नहीं है कि वे भूखे मर रहे हैं। फेरल कहता है, योर ग्रेस आपने ये कमरे कैसे रिजर्व कर लिए? मैंने सुना है कि कैपिटल आने वाले हर कोई लुजीन में रुकना चाहते हैं, लेकिन आपने कैसे? एनेट कहते हैं, मुझे पता था कि आप सब उसी दिन वापस चले जाएंगे। एनेट बोलती है, मुझे पता था कि ये ट्रिप बिल्कुल मज़े के लिए नहीं थी। मुझे लगा था कि आप ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। और मन में सोचती है, मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने उनका बैकग्राउंड चेक किया था। आप इतनी दूर मेरे वजह से आए, इसे शुक्रिया का एक छोटा सा तोहफा समझे। तो प्लीज़ अपने खाने का मज़ा लें, मैं ऊपर सीढ़ियों पर खाना खा लूँगी। इस खाने से रास्ते की आपकी थकान कम हो जाएगी। और सीढ़ियों पर जाते हुए एनेट सोचती है मन में, और प्लीज़ मेरा अफेक्शन लेवल बढ़ाओ। एक गार्ड कहता है, सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सोच समझ कर काम करेगी। दूसरा कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत है, उसकी मेहरबानी की वजह से हम ये सब एंजॉय कर पा रहे हैं। वह अफवाहों से कहीं ज़्यादा दयालु है। क्या ये दुनिया भी? सुबह हो जाती है। एनेट नीचे आती है। कोई कहता है, उफ, बहुत बुरा हाल है, मेरा तो सर घूम रहा है। एनेट सोचती है, इनके तो ड्रिंक से बहुत बुरा हाल है। सीढ़ियों से नीचे आते हुए कहती है, लगता है कम से कम सबने अच्छा टाइम तो बिताया। कोई कहता है, योर ग्रेस। एनेट देखती है। ऑरेंज बाल वाला नाइट कहता है, गुड मॉर्निंग योर ग्रेस। एनेट कहती है, गुड मॉर्निंग सर लियोन। तो अब से मैं इसे लियोन कहूँगी। लियोन सोचता है, वह जानती है मेरा नाम। यस यस, ये सब आपकी मेहरबानी की वजह से है योर ग्रेस। एनेट कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी खुशबू है, ये क्या है सर लियोन? सर लियोन बताते हैं, योर ग्रेस ये नाइट्स के लिए टमाटो स्टू है। ब्लैनिम में दावत के बाद मसालेदार टमाटो स्टू सर्व करने की कस्टम है।
एनेट मन में सोचती है, हाँ तो ये हैंगओवर फूड है। ये लगभग उस तीखी नमकीन खुशबू जैसी महकती है, मेरी पास्ट लाइफ की किमची स्टू की तरह है। लियोन कहता है, योर ग्रेस, मैं आपके लिए हॉल में कोई दूसरी डिश तैयार करता हूँ। एनेट कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे नाइट्स के साथ शेयर करूँगी। लियोन शॉक होते हुए कहता है, क्या हमारे साथ? लेकिन ये कॉमनर्स का फूड है। योर ग्रेस, ये आपकी आदत से कहीं ज़्यादा मसालेदार होगा। एनेट कहती है, बहुत बढ़िया, मुझे मसालेदार पसंद है। एनेट जब अपना सर ऊपर करके देखती है तो सब उसे घूर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार किमची खा रही हूँ। वाओ, ये बहुत टेस्टी है। मैंने इस तरह का तीखापन खाना बहुत मिस करा। जब से मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आई हूँ, मैंने ऐसा मसालेदार खाना नहीं खाया। ऐसा मसाला जो एक कोरियन आत्मा को खुश कर दे। सभी हैरान होते हैं एनेट को ऐसे खाते हुए देखकर। एनेट खा के बोलती है, ये बहुत स्वादिष्ट था, ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सभी नाइट खुश होते हुए बोलते हैं, योर ग्रेस, आपने तो मसालेदार खाना भी संभाल लिया। आप ऑफिशियली ब्लैनिम का हिस्सा हैं। ब्लैनिम स्टेट में हर कोई इस स्टू को पसंद करता है। ज़्यादातर बाहरी लोग एक चम्मच भी नहीं संभाल सकते। एनेट बोलती है, फिर तो मैं एक और कटोरी लूँगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लैनिम का महल दिखाया जाता है। कोई लेटर पढ़ता है, उस लेटर में लिखा था, मैं फेरल ग्रैंड डचीज हमारे साथ ब्लैनिम स्टेट लौट रही हैं। लगता है ग्रेस के लिए आखिरकार एक कमरा तैयार करना होगा। ये लेटर और कोई नहीं, ग्रैंड ड्यूक लुइक ब्लैनिम पढ़ रहे होते हैं। लुइक कहता है, लगता है मेरा सहयोगी, वह आसानी से अपने सीनियर के ऑर्डर भूल गया है। ये ब्लैनिम स्टेट का बटलर है, इनका नाम बिटली है। लगता है हमें योर ग्रेस को लेने का इंतज़ाम करना होगा। लुइक कहता है, मुझे मार्किस की बेटी समझ नहीं आ रही। लुइक बात को जारी रखते हुए कहता है, कोई भी नोबल लड़की अपने दूल्हे के बिना शादी करने में शर्मिंदा होती। क्या फेरल को कोई दबाव हो सकता है? क्या वह राजधानी की बदनाम खलनायिका नहीं है? बिटली मन में सोचता है। और तुम, योर ग्रेस, जिसे राक्षस ग्रैंड ड्यूक कहा जाता है, जो शैतानों का खून पीता है। लुइक कहता है, लुइक, सच में मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ कि ऐसी बातों का कितना कम महत्व है। फिर भी वह कोई आम औरत नहीं है। शायद ये अच्छी बात है कि कमज़ोर लोग उत्तर में जिंदा नहीं बचेंगे। वैसे भी मजबूत करैक्टर वाले इंसान बेहतर होते हैं। मैं ऐसे बेकार के विचार क्यों रख रहा हूँ? फिर भी मार्किस की बेटी ने एक हफ्ता गाड़ी में बिताया। मैं उसे आते ही वापस नहीं भेज सकता। मैं मार्किस फ्रेज को खुद को दोषी ठहराने का कोई कारण नहीं दूंगा। एक कमरा तैयार करो, वह कुछ ही दिनों में चली जाएगी। बिटली कहता है, जैसा आपका हुक्म योर ग्रेस। अच्छा, बात यही तक है। कागज पर पत्नी के लिए जो भी अच्छा व्यवहार है वह सही खत्म हो जाएगा। हमारा चैप्टर 4 यहीं पे ख़त्म होता है। न्यू चैप्टर 5 स्टार्ट होता है। लूजी इनसे निकलने के बाद हम शहर के गेट से गुजरे, गाड़ी से उत्तर की ओर बढ़े। एक सुंदर सी नदी का सीन दिखाते हैं। एक नाइट सोचता है, सर फेरल ने कहा था, जरूर उनकी ग्रेस नाइट्स की तरह नदी में अपना चेहरा नहीं धो सकती। और वो नाइट बड़बड़ाते हुए कहता है, और अब मुझे उनके लिए गर्म पानी लाना है। कितना परेशानी भरा है। हाँ, ये क्या है? ये अजीब सी टोपी क्या है? एनेट कहती है, ओह सर जोस, योर ग्रेस, मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि ये आप हैं। एनेट कहती है, क्या आप भी यहाँ नहाने आए हैं सर? जोस घबराते हुए कहता है, नहीं, मैं आपके नहाने के लिए पानी गर्म करने आया हूँ। एनेट कहती है, पानी? ओहो सर जोस, आप खुद को परेशान मत करो। मैं यहाँ नदी के किनारे नहाने और तरोताज़ा होने के लिए बिल्कुल ठीक हूँ। एनेट कहती है, ठीक है, तो मैं आपको नहाने के लिए छोड़ देती हूँ। सर जोस, मैंने खुद ही अच्छे से नहा लिया है। सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाया जाता है। एनेट ने ग्रुप के लिए अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाई। सब कहते हैं, सच में योर ग्रेस। कोई कहता है, योर ग्रेस, हर ग्रेस कमाल है। और जंगल में कोई कहता है एनेट को देखते हुए, और वो जंगल में अचानक सो भी गई। क्या वह कोई कैटरपिलर है? सब लोग चलने के लिए तैयार हो जाओ।
एनेट पैकिंग करते हुए सोचती है, अभी भी एक बहुत लंबा रास्ता बाकी है। योर ग्रेस, प्लीज़ हमें इसे आपके लिए ले जाने दें। एनेट देखती है तो नाइट्स कहते हैं, प्लीज़ हमें इसका ध्यान रखने दें, आखिरकार अब हम कॉन्ग्रेंट्स हैं। एनेट सोचती है और आखिर में नाइट्स ने मेरे आसपास अपनी सुरक्षा कम कर दी। शिफ्ट होता है और खूबसूरत रात दिखाई जाती है जहाँ एनेट बैठे हुए सोचती है, पहले तो वो मेरे साथ अनकंफर्टेबल थे और अब तो वो मुझे मुश्किल से ही एक नोबल लेडी समझते हैं। एक नाइट कहता है, योर ग्रेस, इसे भी ट्राई करें, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया है। धन्यवाद, थैंक यू। एनेट सोचती है, हम जल्दी ग्रैंड डचेस पहुंच जाएंगे, शायद मुझे ड्यूक के बारे में कुछ जानकारी ढूंढनी चाहिए। वे शायद मुझे ड्यूक के कोल्ड लुक के अलावा और कुछ भी बता दें। सर जोस, ड्यूक को किस तरह का खाना पसंद है? योर ग्रेस, खैर वे सब कुछ खा लेते हैं, वे सब कुछ ऐसे खाते हैं जैसे वे पेड़ की छाल हो। एनेट कहती है, और उनकी हॉबीज? शायद जानवरों का शिकार। तो उनकी पर्सनैलिटी कैसी है? मुझे लगता है कि मैं कहूँगा कि वह थोड़े से रूखे हैं। क्या वह पूरे दिन बिना एक शब्द बोले नहीं रहते? वह कहते हैं कि अगर ब्लैनिम ग्लेशियर आदमी बना होता तो वह खुद ड्यूक होते। तो क्या ऐसा है? फेरल कहता है, योर ग्रेस, हमारे ड्यूक अफेक्शन नहीं दिखाते, लेकिन वह एक अच्छे इंसान हैं। सर जोस, सर लियोन, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं? जोस घबराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स हमारे लॉर्ड, आई मीन हमारे कैप्टन। वो ये कहते हुए वो मन में सोचता है, कुछ तो सोचो, कुछ भी अच्छा सोचो अपने कैप्टन के बारे में। अरे हाँ, सिर्फ 15 साल की छोटी सी उम्र में वह सबसे कम उम्र के तलवारबाज बन गए, तलवारबाजी की दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए। हाँ, वे अकेले जिंदा आदमी हैं जो सिर्फ अपनी तलवार की चमक से जानवरों को मार सकते हैं और वो अपने लोगों से बहुत प्यार करते हैं। ड्यूक खुद नॉर्थ हैं। आप कह सकते हैं कि कोई गलत कदम उठाए तो वे आपको ख़त्म कर देंगे। एनेट और फेरल इन्हें देख के सोचते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एनेट मन में सोचती है तो वह कुछ भी खाते हैं और वह बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हैं और नॉर्थ से प्यार भी करते हैं। एनेट मन में ही रोते हुए सोचती है, इसका मतलब है कि मार्किस की बेटी होने के नाते ये पक्का है कि वह मुझसे नफरत करेगा, लेकिन मैं कौन हूँ? एनेट मन में पक्का विश्वास करते हुए सोचती है, मैं ऐसे इंसान हूँ जिसने सबसे बुरे 8 क्लाइंट से भी कॉन्ट्रैक्ट निकाले हैं। लगन ही मेरा दूसरा नाम है। चाहे कुछ भी हो, मैं उस ड्यूक को जीतने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगी। हमें सुंदर सी सीनरी दिखाई जाती है जो कि नॉर्थ के ग्रैंड ड्यूक का ब्लैनिम स्टेट होता है। एनेट कैरिज में से बाहर देखती हुई कहती है, कैसल को वाओ, ये कितना प्यारा है। सीन शिफ्ट होता है। एनेट कहती है, ग्रैंड डचेस बहुत बड़ी है और महल भी बहुत बड़े हैं। फेरल कहता है, यस माय लेडी, और उनके ग्रेस आजकल बहुत बिजी हैं, इसलिए वह आपसे पर्सनल नहीं मिल पा रहे। एनेट कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वह मुझे बाहर नहीं निकाल, मैं ऐसे ही ठीक रहूंगी और इसे जीत ही कहूंगी। फेरल कहता है, आखिरकार वह अपनी शादी में भी नहीं आ पाई। योर ग्रेस, शुक्रिया, आपने मेरी बात समझी। दरवाज़ा खुलता है और हमें दिखाया जाता है, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं ब्लैनिम कैसल का हेड बटलर विटली हूँ। आप अपनी यात्रा से थक गई होंगी, प्लीज़ मुझे आप अपने चैम्बर तक ले जाने की इजाज़त दें। एनेट कहते हैं, थैंक यू विटली, तो अब मैं आपकी केयर में हूँ। एनेट मन में सोचती हैं, यहाँ के बूढ़े आदमी में भी एक ज़बरदस्त ऑरा है, यह जरूर उतरी हवा होगी। हमें रूम दिखाया जाता है जो बहुत सुंदर होता है। एनेट कहती है, तो ये मेरा कमरा है। बटलर कहता है, मैं आपके लिए तुरंत मेड भेजूंगा। एनेट बोलती है, जब योर ग्रेस वापस आए तो क्या आप उन्हें बता देंगी कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ? बटलर कहता है, बेशक, मैं उन्हें तुरंत बता दूंगा। बटलर चला जाता है। ये कमरा गर्म और आरामदायक है। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पूरे ट्रिप में ड्यूक को अपनी बात कहने की रिहर्सल कर रही थी और सच कहूँ तो एनेट देखने में बहुत सुंदर है। हो सकता है कि पहली नज़र में ही मुझ पर वह फिदा हो जाए। जब एनेट अपने आप को मिरर में देखती है तो शौक होते हुए बोलती है कि मैंने अपना क्या हुलिया बना रखा है, मैं कितनी गंदी हो रही हूँ। उन लोगों ने मुझे एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा।
सीन शिफ्ट होता है और कोई कहता है कि आप बहुत आगे जा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि लोइक और फेरल बातचीत कर रहे होते हैं या फिर कहूँ कि बहस कर रहे होते हैं। सर फेरल कहते हैं, लेकिन आप इतने भी क्रूर नहीं हैं। आप उस लेडी के साथ इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। लोइक गुस्से में कहता है, क्रूर? क्या आप सच में अपना दिमाग रास्ते में छोड़कर आ गए हैं फेरल? फेरल कांपते हुए कहता है, लेकिन वे पहले ही इतनी दूर आ चुकी हैं। हम एक नई दुल्हन को आते ही कैसे वापस भेज सकते हैं? लोइक स्माइल करते हुए कहता है, तुम कह रहे हो कि उसने सफ़र में बहुत कुछ सहा है। अच्छा, क्या उस नोबल लेडी ने तब शिकायत भी की थी? फेरल एनिट को इमेजिन करते हुए सोचता है, शिकायत या नखरे? बिल्कुल भी नहीं। फेरल कहता है, योर ग्रेस की पे उस वाहन पर एक नज़र तो डालें जिसमें ग्रेस ने यात्रा की थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें लोइक दिखाया जाता है जो खिड़की के पास खड़े होके एनिट की कैरिज को आते हुए देखता है। लोइक मन में सोचता है, वे वास्तव में उस कमज़ोर कैरिज में यात्रा कर कर आई है। उसके बाल बिल्कुल उतरी बर्फ़ के मैदानों की तरह दिखते हैं। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में दिखाया जाता है। लोइक फेरल से कहता है, बस फेरल, अब और कोई बात मैं नहीं सुनूंगा। एक बार जब कुछ दिन वह आराम कर लेगी तब फिर उसे राजधानी भेज देंगे। लोइक मन में सोचता है, उस जैसी नोबल लेडी ने ऐसे कैरिज में कैसे यात्रा करी होगी। वह बहुत हिम्मत वाली होगी। हालांकि राजधानी में आराम से लौटना उसके अपने भले के लिए होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एनेट बैठी हुई दिखाई जाती है जो सोचती है कि उससे बटलर ने कहा था कि उसके ग्रेस अभी तक नहीं लौटे हैं। एनेट मन में सोचती है, मुझे हैरानी है कि ड्यूक कब तक लौटेंगे। अगले दिन, सॉरी गाइस, बैकग्राउंड आवाज़ के लिए प्लीज़ अवॉइड करना। अगले दिन भी बटलर ने कहा था, आज भी कोई निशान नहीं है। वह ज़रूर बहुत बिजी होगा। उसके अगले दिन, वह आज भी नहीं आ रहा है। और अगले दिन, ये आदमी। एनेट गुस्सा होते हुए कहती है, पक्का वो मुझसे बच रहा है ना? ठीक है, अगर तुम ये गेम खेलना चाहते हो तो अब मेरी बारी है कि मैं एक चाल चलूं। तो गाइस, एपिसोड 5 यहीं पे ख़त्म होता है। हेलो गाइस, एपिसोड 6 स्टार्ट होता है। कोई दरवाज़ा खोलता है, ये एनेट होती है। एनेट सोचती है, अब मैं सोचती हूँ तो ये शुरुआत से ही अजीब था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है टी टाइम पर। हमें बटलर और एनेट दिखाई जाती हैं। बटलर एनेट को चाय देता है। एनेट चाय लेती हुई बोलती है, मुझे महल के चारों ओर देखना अच्छा लगेगा। क्या मैं महल घूम सकती हूँ? बटलर बोलता है, योर ग्रेस महल का लॉकआउट एक मिलिट्री सीक्रेट माना जाता है। इसे घूमने के लिए आपको ग्रैंड ड्यूक की परमिशन की जरूरत है। एनेट खुश होते हुए टेबल पे हाथ रखते हुए बोलती है, तो फिर ड्यूक का चैम्बर कहाँ है? मैं उनसे खुद जाके पूछूंगी। बटलर कहता है, आई एम सॉरी ग्रेस, लेकिन मैं उनके चैम्बर का लोकेशन ऐसे नहीं बता सकता। एनेट दुखी होकर सोचती है, फ्रेज मैनर में भी और अब इस मैनर में भी बंद होने में क्या फ़र्क है? नॉवल में भी ग्रैंड डचीज की शादी कैंसिल होने से पहले उसे बात करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, जैसा आप चाहें, और इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। एनेट फुल जोश में आते हुए कहती है, अगर वे मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे खुद ही पता लगाना होगा। एनेट कॉन्फिडेंट होते हुए कहती है, हम ग्रैंड ड्यूक के कमरे के बारे में बात कर रहे हैं। ये सबसे फैंसी दरवाज़ा होना चाहिए। अगर मैं हर दरवाजे पर दस्तक दूं तो आखिरकार सही दरवाज़ा मिल ही जाएगा। एनेट आगे बढ़ते हुए पहले दरवाजे पे पहुंचती है और कहती है, हम इस दरवाजे से स्टार्ट करेंगे। ये तो बंद है। और दूसरे दरवाजे पर नॉक करती है, वो भी बंद होता है। एनेट सैड होते हुए सोचती है, ज़्यादातर दरवाजे तो बंद हैं। जब वो अगले दरवाजे के पास जाती है तो खुश होते हुए कहती है, ओहो, कम से कम ये तो खुला। दरवाजे के पीछे कुछ मेड्स अपना काम कर रही होती हैं। मेड्स हैरानी से बोलती हैं, माय लेडी, आप? ये तो हमारा ऑनर है कि हमने आपको देखा। उन्हें देखकर एनेट मन में सोचती है, ये तो बस मेड्स हैं और यहाँ तक कि वो ना चाहते हुए भी मुझे ग्रीटिंग्स दे रही हैं। एनेट कहती है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें। यस यस, थैंक यू माय लेडी। एनेट सोचती है, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। अगले रूम में कुछ मेड्स होती हैं। एनेट को देखकर वो मेड्स सोचती हैं, हर ग्रेस द डचीज, आखिर वह यहाँ क्यों हैं? लेकिन एनेट कहती है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपके हार्डवर्क को। और ये कहते ही वो अगले रूम की ओर बढ़ जाती है। अगले रूम में कुछ शेफ्स आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला शेफ कहता है, बेकिंग पूरी तरह से एक आर्मी की ताकत के बारे में है। दूसरा शेफ कहता है, यस सर, यस सर।
उन्हें देख के एनेट कहती है, सॉरी सॉरी, मैं अभी जाती हूँ। और फिर मन में सोचती है, अगली बार से मैं पहले नॉक करूँगी। एनेट अगले दरवाजे पर नॉक करती है और कोई कहता है, कम इन। एनेट खुशी से अंदर जाते हुए सोचती है, आखिरकार किसी ने तो मुझे पहले रिप्लाई दिया। अंदर का सीन दिखाया जाता है, बड़ा गुरूमी सा होता है। वह पर्सन कहते हैं, ये ग्रेस नहीं है बल्कि डचीज हैं। उन्हें देखकर एनेट मन में सोचती है, वह चेहरे में उनके काले घेरों को देख सकती हूँ। मैं इन चेहरों को अच्छी तरह से जानती हूँ। वे पर्सन ग्रीटिंग्स देते हैं। एनेट कहती हैं, मुझे माइंड मत करें। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके काम में कोई रुकावट नहीं डाल रही हूँ। लेकिन ये कैसा कमरा है? ये ट्रेनी एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस है, योर ग्रेस। ट्रेनी इंटर और ये सब चीज़ें असल में ज़्यादा काम और कम पैसे के लिए कोडवर्ड है। एनिट मन में सोचती है, मैं भी ओरिजिनली एक ऑफिस वर्कर थी। स्टार्टेड में मैं ट्रेनी थी। तो यहीं पर महल के असली हीरोज हैं। और बोलती है, डची के लिए आपकी बिना थकी सेवा के लिए आप सभी का धन्यवाद। एनेट खुश होते हुए बाय करती है और कहती है, तो ठीक है, मैं आपसे फिर दोबारा मिलूंगी। और गेट बंद करके चली जाती है। सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। एनेट के जाने के बाद वे सभी आपस में बात करते हैं। एक पर्सन कहता है, योर ग्रेस यहाँ क्यों आएगी? यहाँ तक कि ड्यूक ने भी कभी इस ऑफिस में कदम नहीं रखा। क्या वे ताक झांक कर रही होगी? कुछ भी जरूरी चीज दिखाई नहीं दी है ना? हालांकि मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ। डचीज सच में खूबसूरत है। कोई कहता है, ये क्या बकवास है, एडमिनिस्ट्रेटिव डचीज से मिले? ये फेरल और लोइक होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। वह कहते हैं कि वह पूरे दिन महल में घूम रही है, यहाँ तक कि असेंबल के कर्मचारी और धोबी भी डचीज को देख चुके हैं। लोइक कहता है, शायद वो जासूसी कर रही है। फेरल बताता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, वह तुम्हें ढूंढ रही है। फेरल के बात सुनकर लोइक सोचता है कि उससे बटलर विटली ने क्या कहा था। योर ग्रेस तुम्हें ढूंढ रही है। वे निश्चित रूप से जिद कर रही है। शायद तुम उससे एक बार भी ना मिलना चाहो, पर मेरे पास उसे देने के लिए अब कोई बहाना नहीं बचा है। ओल्ड मैन भी परेशान हो गया है। हमें लोइक के पीछे एनेट दिखती है जो भाग रही होती है। फेरल कहता है, डचीज। फेरल चिल्ला के कहता है, योर ग्रेस आप क्या? फेरल और कुछ कह पाता उससे पहले ही लोइक उसे खींच के एक कॉर्नर में ले जाता है। पता नहीं फेरल को क्या होता है, अजीब सा या फिर कहूँ कि प्रिटी सा फेस बनाते हुए कहता है, योर। पर जब वो ड्यूक का चेहरा देखता है तो डरते हुए कहता है, योर ग्रेस। पर लोइक और डरावनी आवाज में कहता है, चुप रहो। और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है कि डचीज गई या नहीं। फिर एनेट के जाने के बाद लोइक सीधा होकर सोचता है, उसने मुझे नहीं देखा है ना? फेरल अपने सीने पे दोनों हाथ रखते हुए कहता है, मतलब अपने आप को शांत रखते हुए कहता है, क्या तुमने डचीज को देखा जब वे पास से गुजर रही थी? क्यों ना सीधे उससे मिलाओ, ये इतना आसान नहीं है। लोइक अपने हाथों को देखते हुए बोलता है, मैं उससे बच रहा हूँ। ऑनेस्टली कहूँ तो ये सब उसकी भलाई के लिए है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बॉलरूम दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं और हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो बेहोश या फिर मरी होती है। इसके बारे में सोचकर लोइक अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोलता है, अगर मैं उसे बिना देखे तलाक दे दूं तो बस मैं बेरहम लगूंगा, लेकिन अगर मैं उससे मिलूंगा तो बस उसे जिंदगी भर पछतावा होगा। वह खुद ही देख लेगी कि उसने किस भयानक आदमी से शादी की है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सुंदर सा ब्लेनहिम पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पर किसी के कपकपाते हाथ में चाय का एक कप होता है। ये हमारी एनेट होती है जो ठंड के कारण छींकती है। एनेट को इस तरह से देखकर एक नर्ड कहता है, योर ग्रेस आपको 3 घंटे हो चुके हैं, शायद अब आपको अंदर वापस चले जाना चाहिए। एनेट कहती है, नहीं सर नॉर्टन, अब जब आप मेरे पास हैं तो अब ड्यूक को ढूंढने भी नहीं जा सकती, इसलिए मैं बस यही इंतज़ार करूँगी। फिलहाल यही है, लेकिन अगर मुझे ज़रा भी हिंट मिल जाता तो मुझे फिर इस तरह से तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। ये सुनकर नॉर्टन कहता है, लेकिन मैं ड्यूक के चैम्बर की लोकेशन नहीं बता सकता, और वैसे भी आप आज उनसे नहीं मिल पाएंगी। क्यों मैं नहीं मिल पाऊंगी? क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ। ये सुनकर नॉर्टन घबराते हुए सोचता है, मैं उनसे क्या कहूँ? ओह, मैं समझ गई। एनेट गुस्से में सोचती है, वो बदतमीज सच में मुझसे बचने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहा है। और सिर नीचे कर कर सोचती है, हमें बस 1 साल साथ में रहना है। ओरिजिनल कहानी में मार्किस आखिरकार बगावत कर देता है और इसके कारण वह मर जाता है, तो तब तक अगर मुझे जीना है तो मुझे ग्रैंड डचीज ही रहना होगा।
मैं बस चुप रहूंगी और बैकग्राउंड में घुल मिल जाऊंगी और फिर 1 साल में उससे तलाक लूंगी और कहीं दूर भाग जाऊंगी। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे पहले उस आदमी से मिलना होगा। एनेट को इस तरह से उदास और सोचों में गुम देखकर नॉर्टन सोचता है क्या वो ड्यूक के बारे में सोच रही हैं। योर ग्रेस, क्या आपको टमाटो स्टू पसंद आएगा? टमाटो स्टू। टमाटो स्टू का नाम सुनते ही एनेट के मुंह में पानी आ जाता है। कितनी क्यूट लग रही है ना एनेट। नॉर्टन आगे बोलता है यस। हाँ, शहर में एक जगह है जो अपने ब्लेनिम स्टाइल टमाटो स्टू के लिए मशहूर है। मुझे यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। एनेट खुश होते हुए बोलती है। एक आउटिंग। नॉर्टन भी खुश होते हुए बोलता है। एकदम सही। हम गांव में घूमेंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे और वहीं खाना खाएंगे। योर ग्रेस, हाँ मुझे यकीन है कि इससे आपको अच्छा लगेगा। एनेट नॉर्टन से कहती है। गाइस, पक्का एनेट नॉर्टन को पागल बनाने वाली है। तो हम ड्यूक को वेस्ट विंग के आगे का चैम्बर में 3rd फ्लोर पर पाएंगे और उन्हें हमारे साथ आने के लिए बोलेंगे। नॉर्टन खुश होते हुए कहता है ये तो कमाल की बात है। ये सुनकर नॉर्टन शॉक हो जाता है और एनेट डरावनी हंसी देते हुए कहती है हाँ हाँ, तो लगता है वहीं ड्यूक का चैम्बर है। यहीं पर एपिसोड 6 एंड होता है। एपिसोड 7 स्टार्ट होता है एनेट की डरावनी स्माइल के साथ। नॉर्टन पूछता है योर ग्रेस, आपको इसके बारे में कैसे पता? एनेट बोलती है तो आप पूछ रहे हैं कि मुझे ग्रैंड ड्यूक के कमरे के बारे में कैसे पता? ये मेरी शानदार डिटेक्टिव पावर की वजह से आसान था। आपको क्या लगता है किस वजह से मैंने इतनी ठंड में बाहर बैठ के चाय पीने पर जोर दिया? महल का मालिक ऐसा कमरा नहीं चुनेगा जहाँ गार्डन का व्यू ना हो, इसलिए उसका कमरा उन कमरों में से एक होना चाहिए जहाँ से गार्डन दिखता है। और क्योंकि वह मुझे उससे जितना हो सके दूर रखेगा और मेरा कमरा दूसरी मंजिल के एंड पर होगा, इसका मतलब जरूर ये होगा कि ड्यूक का कमरा वेस्ट वैन के सबसे दूर कोने में है। एनेट चाय का कप रखती है और कुछ सोचते हुए बोलती है कि ये तो कोई सेंस नहीं बनाता कि उसने वेस्ट विंग का सबसे ठंडा रूम चुना। मे बी, शायद वो कहीं और भी हो सकता है। हाँ, अभी मैंने ऊपर ग्रैंड ड्यूक को देखा। मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्रैंड ड्यूक ही है। आखिर वो कहाँ गया? इसमें कोई गलती नहीं है, वो पक्का वही है। हमें लुइक का कमरा दिखाया जाता है। लुइक सीने पे हाथ रखते हुए बोलता है अभी मैंने क्या देखा, और चलते हुए सोचता है क्या हमारी नज़रें मिली? जरूर वो मुझे पहचान नहीं पाई होगी। ये क्या था? वो तो किसी ताजे अंडे में से निकली किसी चूजे की तरह है। नॉर्टन अपनी मालकिन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। अगर उसे ठंड लग गई तो वह इस तरह से बाहर कैसे रह सकती है और इस तरह से चाय पी सकती है। ये सोच के वो शांत हो जाता है और फिर अपने सिर पे हाथ फेरते हुए बोलता है आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ, और अगर वो बीमार पड़ जाए तो बस मैं इसी वजह से परेशान हूँ और कोई बात नहीं है, बस इतना ही। इसके बाद मैं कुछ नौकरों को भी उसके पास असाइन करूँगा। मैं सिर्फ थोड़ा नर्वस हूँ। सीन शिफ्ट होता है। ये बिगेस्ट कॉमरिकल डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ का। नॉर्टन एनेट को बताते हुए कहता है यहाँ के जो फ्लोर्स हैं उसे गोल्ड से डेकोरेट किया गया है, इसलिए हर कोई इसे गोल्ड लेन कहता है। एनेट सरप्राइज होती कहती है वाह, ये कितना ब्यूटीफुल है। ये देखकर आंखें चौंधी आ जाती हैं। क्या ये रियल में गोल्ड है? नॉर्टन बताता है ये ब्लेनी माउंटेन से मिले सर्पल्स सोने से बना है और उन्होंने सचमुच सड़क को सोने से पक्का किया है। एनेट मन में सोचती है तो मार्कस झूठ नहीं बोल रहा था कि ये ज़मीन कितनी अमीर है, और फिर भी मेरी शादी के लिए उसने सिर्फ 500 डेनियर भेजे। और फिर भी थोड़ी देर पहले मैं ड्यूक के पास जाने ही वाली थी, लेकिन इससे नॉर्टन के लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। एनेट कहती है जाने दो। मैं कहती हूँ मुझे जाने दो, मैं बस ड्यूक के पास जाऊँगी और उनसे थोड़ी सी बातचीत करूँगी। नॉर्टन कहता है प्लीज़ ग्रेस, कृपया मेरी बात सुने। एनेट हार मानते हुए कहती है अच्छा बताओ यहाँ पर सबसे ज़्यादा मशहूर दुकान कौन सी है? हमारे यहाँ राजधानी जितनी मशहूर जगह बहुत कम है और उत्तरी लोग गुजरते ट्रेन की ज़्यादा परवाह भी नहीं करते, और हमें लाइन में खड़े होकर वेट करना भी पसंद नहीं है। आई सी, अगर मैं सही से सोचूं तो ये प्रैक्टिकल है, लेकिन अगर मैं दूसरी तरह से सोचूं तो ये थोड़ा बोरिंग है। मैं बिना बोर्ड के ये भी नहीं बता सकती
कि इनमें से अधिकतर जगहों पर क्या बिक रहा है। एनेट जोश में आते हुए कहती है, खैर कोई बात नहीं, मैं अपना टाइम लूँगी और चारों तरफ घूमूंगी और मैं श्योर हूँ कि मैं शॉपिंग के लिए कुछ न कुछ वर्थी ढूंढ लूँगी। सुबह से शाम हो जाती है। हम एनेट को देखते हैं जिसकी हालत काफ़ी बुरी होती है और बोलती है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला और तो और यहाँ के शॉप्स भी बहुत अजीब हैं। तभी एनेट को कुछ दिखता है और उसे पहन के आईने में देखती हुई कहती है, वाओ ये कितना ब्यूटीफुल है, ये कितना नाइस है, लेकिन क्या इसका किनारा भी सही शेप का है? नॉर्टन को तो पसीने आ रहे होते हैं ये देखकर, पर शॉप ओनर उबासी लेते हुए कहता है, इसे खरीदो या छोड़ दो लेडी। गाइस सच कहूँ तो कितनी अजीब कैप है ना। खैर बैक टू द स्टोरी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी शॉप दिखाई जाती है। ये सच में बहुत सुंदर है। गाइस शायद से एनेट ब्रेसलेट के बारे में कह रही है। एनेट खुश होते हुए कहती है, मे बी मैं इसे खरीद लूँ। और हम इसका प्राइस, हमें एनेट की आंखों में प्राइस दिखाया जाता है। मुझे लगता है गाइस ये सबसे ज़्यादा महंगा होने वाला है। एनेट शौक होते हुए कहती है, मुझे कहना होगा कि इसे खरीदने के लिए एक घर चाहिए। एनेट इसलिए कहती है क्योंकि गाइस इसका प्राइस सच में बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम एक घर जितना। शॉप ओनर कहता है, खरीदो या छोड़ दो लेडी। हमारी बेचारी एनेट दुखी होते हुए सोचती है, मुझे लगा था कि शॉपिंग काफ़ी मज़ेदार होती है, लेकिन ये तो काफ़ी बोरिंग थी और यहाँ तक कि मुश्किल से ही कोई अच्छा सामान मिला। पर इतना ही नहीं, यहाँ के तो दुकानदार भी बहुत बदतमीज़ थे। बेचारा हमारा नॉर्टन, उसने तो सोचा था कि बाहर आके मूड अच्छा हो जाएगा, बल्कि और ख़राब ही हो गया। नॉर्टन परेशान होते हुए बोलता है, योर ग्रेस, क्या आप ठीक हैं? योर ग्रेस। एनेट अपने सोचों में गुम। सच कहूँ तो ये समझ में आता है, क्योंकि यहाँ अलग थलग नॉर्थ में फ्रेंडली होने के लिए ज़्यादा कस्टमर नहीं आते, तो उन्हें सर्विस देने की क्या ज़रूरत है। मैं थोड़ा थक गई हूँ, मुझे खाना चाहिए। तो फिर हम वो टमाटो स्टू लेंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। पास में ही सर लियोन के माता पिता का एक सराय है। एनेट कंफ्यूजन लुक से कहती है, सर लियोन्स के पेरेंट्स। एनेट पुरानी बातें सोचती है, मुझे नहीं पता था कि योर ग्रेस आपको टमाटो स्टू इतना पसंद है। जब हम ब्लैनिंग पहुँचेंगे तो आपको वहाँ की सराय में जाना चाहिए, खाना बहुत बढ़िया होता है। टमाटो स्टू मेरी फैमिली की स्पेशलिटीज़ हैं। पुरानी बातें सोचकर एनेट खुश होते हुए बोलती है, परफेक्ट, मैं तो पहले से ही क्यूरियस थी। ये परफेक्ट टाइम है। मन को खुश करने के लिए एक टेस्टी खाने से बढ़िया कुछ नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सराय दिखाया जाता है। एनेट और नॉर्टन उसके अंदर आते हैं। एनेट सोचती है, ये तो खाली है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे लगा था कि ये जगह फेमस है। कोई दौड़ता हुआ कहता है, ओह माय, ये तो मेरा ओनर है कि हमने लेडी को देखा। वह अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं मैरी हूँ और ये मेरे पति जेकस हैं, इस सराय के मालिक। ये सोचना कि आप हमारे इस छोटे से सराय में आएंगी, हमें नहीं पता कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। गाइस ये लियोन के पेरेंट्स हैं। मैंने सुना है कि आपका खाना बहुत बढ़िया है। सर लियोन आपकी तारीफ करते नहीं थकते। इस बार मेरे लिए इतना गर्मजोशी से स्वागत पाकर अच्छा लगा। और मन में सोचती है कि बाकी लोग उसे देखकर क्या कहते हैं। ओह ग्रैंड डचीज, वह ग्रैंड डचीज, वह ग्रैंड डचीज है। अब तक ब्लैनी में जिसने भी मुझे पहचाना वह बहुत नाखुश होकर घर से बाहर निकल गया। लियोन की मॉम खुश होते अपने हस्बैंड से कहती है, ओह माय गॉश, क्या तुमने सुना? योर ग्रेस लियोन को उसके नाम से जानती हैं। जेकस कहता है, हाँ मैंने सुना, आई नीड इट। योर ग्रेस, क्या आप कुछ खाना चाहेंगी जो भी आपको पसंद हो? बस आप कह दो जो भी आपको पसंद है। एनेट कहती है, अगर आपको पसंद हो तो टमाटो स्टू, जितना तीखा हो सके उतना अच्छा। मैरी खुश होते हुए कहती है, ओह माय, ब्लैनिम स्टाइल टमाटो स्टू। मैं तो बिलीव नहीं कर सकती ये ग्रेस कह रही हैं। ये ऑर्डर काफ़ी अचानक था। ठीक है, वाइट वाइन के साथ इसका स्वाद कमाल का होगा, आप सब मुझ पे छोड़ दें। क्या वाइन? हमें डिशेस दिखाई जाती हैं जो काफ़ी सारी और काफ़ी डिलीशियस लग रहे होते हैं। एनेट उन सबको देखती है और मैरी कहती है, मैं वरीड थी कि आपको ये सब पसंद आएगा या नहीं, तो इसलिए मैंने काफ़ी सारी डिशेस आपके लिए तैयार कर दी। तो ठीक है, कृपया आप शांति से अपने भोजन का आनंद लें, हम आपको अकेला छोड़ देंगे। एनेट पूछती है, क्या आप सब मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे? मैरी कहती है, माफ़ करना योर ग्रेस, ओहो हम ऐसा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मेरे साथ बैठिए और खाना खाएं। अकेले खाना बोरिंग है, अब आप भी जाओ। आप भी सर नॉर्टन। नॉर्टन शॉक होते हुए कहता है, मैं भी। वह तीनों एक दूसरे को देखते हैं कंफ्यूजन लुक से।
तो हम खुशी से आपके साथ शामिल होंगे योर ग्रेस। हमें एक प्यारा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ सब बैठकर अपना मील एंजॉय कर रहे होते हैं। एनेट खुश होते हुए कहती है, यम, ये तो कमाल का है, मुझे तो बस यही चाहिए था और ये अद्भुत है। ये मेरे अब तक का सबसे बढ़िया टमाटो स्टू है। मुझे खुशी है कि ये आपके टेस्ट के हिसाब से है। यहाँ पे काफ़ी सारे फूड्स और वाइन रखी हैं, तो प्लीज़ आप इंजॉय करें और जो आपको पसंद हो वो लीजिए माय लेडी। और ये कहते हुए वो एनेट को वाइन देता है। एनेट खुशी से कहती है, थैंक यू। नॉर्टन चिंता करते हुए कहता है, योर ग्रेस, मेरी परेशानी के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन शायद आपको इतना नहीं पीना चाहिए, ये ऑलरेडी आपका तीसरा गिलास है। एनेट पूरी जोश से कहती है, डोंट वरी सर नॉर्टन, मुझे अब तक ऐसा कोई नहीं मिला जो मुझसे ज़्यादा पी सके। और मन में सोचती है, रिकॉर्ड के लिए मैं अपने पास्ट सेल्फ में ऑफिस में बिना किसी शक के पीने में चैंपियन थी और यह मेरे जहन में सराय की आखिरी याद थी। सीन शिफ्ट होता है, किसी का बेडरूम दिखाया जाता है। हमारी एनेट किसी के बाहों में होती है। एनेट हैरानी से सोचती है, हैं, आखिर ये सब इस तरह से कैसे एंड हो गया। ये एपिसोड हमारे इसी प्यारे सीन के साथ खत्म होता है। हेलो गाइस, एपिसोड 8 स्टार्ट होता है। लास्ट सीन में हमने देखा था कि लोइक और एनेट दोनों एक साथ थे। अब हम जानेंगे कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। तो सीन शिफ्ट होता है उसी सराय पे जहाँ पे एनेट ड्रिंक पे ड्रिंक करी जा रही होती है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर सब तो काफ़ी खुश हो रहे होते हैं, पर नॉर्टन तो उसे देखकर इस तरह से घबरा रहा होता है। जेकस बोलता है, योर ग्रेस, शायद इतना वाइन काफ़ी है, और मन में सोचता है, जैसे कि उम्मीद थी योर ग्रेस आपसे। एनेट एक और वाइन का गिलास उठाते हुए बोलती है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, ये कुछ भी नहीं है। और ड्रिंक करते हुए सोचती है, ऑफिस में बिना हारे ड्रिंक चैंपियन होना मेरा टाइटल कोई बड़ा चढ़ाकर कहने वाला नहीं था। मेरी पुरानी नौकरी में लगातार वाइनिंग और ड्रिंकिंग होती रहती थी और मैं ही क्लाइंट्स के साथ ड्रिंक करती थी और उनसे ज़्यादा देर तक पीती थी। तब भी लोग कहते थे कि मैं बस शराब के सहारे फेवर मांग रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ भी इतना नापसंद किया जाएगा। नापसंद वाली बात सुनकर मैरी सैड होते हुए बोलती है, योर ग्रेस। एटलांटे मैरी से बोलती है, मेरा मतलब आपसे नहीं था मैरी। मेरे अचानक आने के बावजूद भी आपने इतने गर्मजोशी से मेरा स्वागत करा, इसके लिए धन्यवाद। मैरी कहती है, योर ग्रेस की मौजूदगी ही हमारे परिवार के लिए एक सम्मान की बात है। जेकस बोलता है, ये ठीक है, जब सब आपको जान लेंगे तो कोई भी आपको नापसंद नहीं करेगा। और अब आप एक ऑफिशियली नॉर्थरन हैं, कृपया मुस्कुराएं और योजना बनाएं। एनेट इमोशनल होते बोलती है, क्या मैं एक नॉर्थरन हूँ? जेकस और मैरी गर्मजोशी के साथ स्माइल करते हुए कहते हैं, बेशक आप ब्लैनिम की ग्रैंड डचीज हैं और हर तरह से स्नेह पाने की योग्य भी हैं। अगर हमें इजाज़त हो तो हमें विश्वास है कि ब्लैनिम के लोग जल्दी आपका सच्चा दिल देख लेंगे। नॉर्थ के लोग थोड़े रूखे लग सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप हमें जान जाएंगे तो हम किसी से भी ज़्यादा गर्मजोशी से भरे हुए हैं। एनेट बोलती है, क्या ड्यूक भी? ये सुनकर मैरी और जेकस बोलते हैं, माफ़ करना क्या? एनेट बड़े प्यार से पपी आइस के साथ बोलती है, क्या ड्यूक के पास भी वार्म हार्ट है और वह मुझसे मिले भी नहीं। मैरी और जेकस ड्यूक के बारे में सोचते हैं, जो काफ़ी खतरनाक लग रहा होता है। जेकस कहता है, वेल, मैरी बोलती है, ये इसलिए है क्योंकि दोनों कुछ भी नहीं कह पाते। एटलांटे टेबल पे सर रखते हुए बोलती है, मैं उनके साथ अकेला रहना चाहती हूँ, पर फिर भी वो मुझे हर दिन अवॉइड करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? सीन शिफ्ट होता है। एनेट वापस कैसल आ जाती है। अब ये नहीं पता वो कैसे आती है, पर आ जाती है। एक मेड उसे लेटाते हुए बोलती है, माय लेडी, कृपया आप रेस्ट करें। एनेट एकदम से उठती है बिस्तर में से। मेड उसे देख कर डर जाती है। एनेट सोचती है, नहीं, मैं ऐसे बैठकर भेजे जाने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे वैसे भी पता है कि ड्यूक कहाँ है। और मेड से कहती है, क्या तुम मेरे लिए चाय ला सकती हो? हाँ, यस माय लेडी। एटलांटे कुछ लेके जा रही होती है। मुझे इसका नाम नहीं पता इसे क्या कहते हैं, पर इसके ऊपर चाय वगैरह रखी होती है। एटलांटे ले जाते हुए सोचती है, मैं चाय शेयर करने के बहाने अंदर घुस जाऊंगी। एनेट अजीब तरह से हंसते हुए कहती है, अब अपना आखिरी तरीका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। चलो इसे हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। मैड उस इस तरह से करते हुए सोचती है, क्या मुझे उन्हें रोकना चाहिए? सीन शिफ्ट होता है। एक दरवाज़ा खोलता है। ये एनेट होती है जो दरवाजे खोलकर अंदर आती है और बोलती है, ड्यूक। एनेट मन में सोचती है, मैं बहुत ही हिम्मत के साथ यहाँ तक आई हूँ, लेकिन शायद बिना बुलाए अंदर आना बहुत ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं, अब देखा जाएगा। एनेट पीछे मुड़ती है और बोलती है, हाँ, क्या ये बाथरूम है? हम देखते हैं लोइक, जो बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग लग रहा होता है। वो अभी अभी नहाकर आया होता है।
दोनों की नज़रें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे को देख के ब्लश कर रहे होते हैं। लोइक अपने आप को कवर करते हुए बोलता है, आखिर आपको मेरा कमरा कैसे मिला? एनेट अपना जल्दी से फेस कवर करती है और कुछ बोलती उससे पहले ही उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। लोइक उसे देखता है। एनेट गिरते हुए सोचती है, हाँ मुझे अफसोस है कि मुझे नहीं पता था कि आपने कपड़े नहीं पहने थे। मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी, बस इतना ही। क्या ये मेरा एंड है? मेरा सिर फट जाएगा और अब मैं मर जाऊंगी। मैं इतनी दूर अपने पति से मिलने आई हूँ जो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। अगर मुझे पता होता तो। एटलांटा अपने उसी टमाटो स्टू के बारे में सोचती है जब वो पी रही थी और बोलती है, मैं एक और बाउल टमाटो स्टू का खाती। लोइक भाग के जाता है, एनेट की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे गले लगा लेता है। एनेट तो शॉक होती है। हम देखते हैं कि चाय की केटली नीचे की तरफ गिरी होती है और लोइक एनेट के ऊपर होता है और दोनों नीचे गिरे होते हैं। लोइक ने एनेट के सिर के पीछे हाथ लगा रखा होता है। एनेट तो ये सब कुछ देखकर शॉक होती है और सोचती है, अभी ये क्या हुआ? लोइक एनेट को देखता है। एनेट और लोइक एक दूसरे की आंखों में खोए होते हैं। तभी लोइक को कुछ एकदम से होता है और खड़े होते पूछता है, क्या आप ठीक हैं? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? एनेट बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और क्या आप ठीक हैं ड्यूक? लोइक ये सुन के सोचता है, क्या वो ठीक है? आखिर कैसे? अटलांटा बोलती है, ड्यूक आपके हाथ से खून निकल रहा है। लोइक के हाथ में चोट लग जाती है अटलांटा को बचाते हुए और काफ़ी खून भी निकल रहा होता है और पूछती है, क्या आप ठीक हैं? आपको काफ़ी दर्द हो रहा होगा। पर लोइक परेशान होते हुए कहता है, मैं रेडी, प्लीज़ आप हिलिए मत। एनेट उसे इस तरह से देखकर कंफ्यूज होती है। बटलर विटली भागते हुए आते हैं और चिल्लाते हुए पूछते हैं, योर ग्रेस आखिर क्या हुआ? लेडी एनेट आप भी? लोइक बोलता है, जल्दी से लेडी को उनके कमरे में वापस ले जाएं। एनेट विटली से बोलती है, लेकिन रुकिए, ग्रैंड ड्यूक को चोट लगी है, वो हर्ट हैं, पहले उनका इलाज करवाएं। मैं खुद ग्रेस का ध्यान रखूंगा, प्लीज़ अभी के लिए आप बाहर चलें। एनेट ये सुनकर एक पल के लिए पीछे मुड़ती है लोइक को देखने के लिए। हम देखते हैं लोइक पीठ करके खड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होता है। एनेट अपने कमरे में आके सोचती है। एनेट मन में सोचती है, ये सब मेरी गलती है, काश मैं उनके चैम्बर में नहीं गई होती। लेकिन फिर भी उसकी वजह से एनेट सोचती है, जब लोइक उसके ऊपर गिरा था और उसके बाद ही मेरी बॉडी में एक अजीब सी गर्माहट मिली और उसके टच करने से ही सिर्फ मुझे एक अजीब सी एनर्जी का फील हुआ। और आखिर वह इतनी तेजी से पीछे क्यों हट गया? वह नफरत वाली नजरें नहीं थी, वो किसी चीज से डर रहा था। ओह नो, मैं ड्यूक के श्राप को कैसे भूल गई? डेमोनिक बीस्ट के खिलाफ लड़ाई के दौरान एक कमजोर ड्रैगन जिसे अपना माना स्टोर करने के लिए एक सुरक्षित प्लेस चाहिए था। पहले वाले ड्यूक को खून का समझौता करने का प्रस्ताव दिया गया। ड्रैगन के माना कोर के साथ पुराने ड्यूक ने युद्ध जीत लिया। ड्यूक ने उत्तर की रक्षा की, लेकिन ड्रैगन की शक्ति ने उन्हें खा लिया और समय के साथ उनकी मृत्यु हो गई। वह भागे, फिर वर्तमान ड्यूक को पास डाउन कर दिया गया। जब ड्रैगन की शक्ति उनके अंदर बढ़ जाती है तो इसे शांत करने के लिए दो तरीके हैं। पहला ऑप्शन है शरीर की ऊर्जा को नियमित रूप से समाप्त करना। इसलिए ड्यूक अक्सर जानवरों का शिकार करते हैं जिससे कि उनकी ऊर्जा कम हो सके। और दूसरा तरीका है ड्रैगन के माना को साझा करना, सक्षम महिला के साथ शारीरिक संपर्क करना। मूल कहानी में केवल सेंट कॉन्स्टेंटाइन ही थी जिन्हें ये उपहार मिला था और दूसरी महिला को ड्यूक हल्का सा भी छूते तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पेन होता और सबसे बुरे मामले में उनकी तो मृत्यु भी हो जाती। तो इसी वजह से ड्यूक मुझे अवॉइड कर रहा था क्योंकि वो मेरे लिए वरीड था कि मैं हर्ट ना हो जाऊं। लेकिन ज़रा रुको, आखिरकार मैं ठीक कैसे हूँ? सीन शिफ्ट होता है, हमें ड्यूक का चैम्बर दिखाया जाता है जहाँ पर ड्यूक बड़े आराम से सो रहा होता है और एकदम से झटके से उठते हुए बोलता है, क्या मैं पूरी रात बिना जागे सोया? लेकिन कैसे? मैं हमेशा सुबह उठने तक करवटें बदलता रहता हूँ, फिर सो जाता हूँ। मुझे यकीन है कि उस पल मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर का माना उस समय बह रहा था। ये एक ऐसी गर्माहट थी जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी महसूस नहीं की थी। जिस दिन से मुझे ये शाप मिला है, ये पहली बार था कि मैंने सच में ज़िंदा महसूस किया। गाइस सॉरी, पीछे से डॉगी की भौंकने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, प्लीज़ उसे इग्नोर करना। मैंने एक ऐसी औरत की कहानियाँ सुनी थी जो माना शेयर कर सकती हैं। अगर ये कहानियाँ सच हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि वह औरत मेरी सेवियर है जो मेरा दर्द कम कर सकती है? इन दैट केस सीन शिफ्ट होता है, हमें एक चाय का कप दिखाया जाता है जहाँ पर लियोनल सीरियस फेस के साथ बैठा होता है और बोलता है, लेडी मैं अपने बात से पीछे नहीं हटूंगा, इसलिए आप तुरंत राजधानी लौट जाएं।
ये सुन के एनेट तो कुछ बोल नहीं पाती और शौक में सोचती है आखिर ये सब कैसे हुआ। एनेट बोलती है अभी आपने क्या कहा, लेकिन ऐसा क्यों? लियोनल मन में सोचता है क्योंकि मैंने किसी और को अपने भाग्य पर नियंत्रण करने से मना कर दिया है। एक ड्रैगन ने मेरे लिए प्राप्त से भी ज्यादा अधिक बंधन बना दिए। किसी के स्पर्श को तरसते हुए अपना पूरा जीवन बिता देना, इससे ज्यादा अधिक भयानक कुछ भी नहीं है। एनेट परेशान होते हुए बोलती है लेकिन मैं आपकी वाइफ हूँ योर ग्रेस, ब्लैनी मेरा घर है, आप मुझे और कहाँ भेजना चाहेंगे? लियोनल बोलता है आपका कैरिज कल रवाना होगा, अपना सामान तैयार कर लेना, मैं आपके गार्ड को आपको वापस ले जाने के लिए नियुक्त कर दूंगा। एनेट मन में सोचती है इस स्थिति में दया काम नहीं आएगी तो मुझे, और बोलती है तो फिर मुझे तलाक चाहिए योर ग्रेस। ये सुनकर लियोनल शॉक होता है। एनेट आगे बोलती है लेकिन मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे कृपया मुझे 1 वर्ष तक रहने दीजिए, उसके बाद मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये सुन के लियोनल बिना किसी एक्सप्रेशंस के मना कर देता है एब्सोल्युटली नॉट। उसकी हरकतें देख के एनेट को तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है और मन में सोचती है वो जिद्दी घमंडी इंसान, और बोलती है क्या तुम मुझे इसलिए भेज रहे हो क्योंकि तुम दूसरी दुल्हन का इंतजार कर रहे हो? शायद डोडोरिस की राजकुमारी में सही निकली है ना? एनेट की ऐसी बातें सुन के लियोनल तो कंफ्यूज होता है, पर एनेट अपने मन में सोचती है बदकिस्मती से योर ग्रेस, और मन में शांति से स्माइल दे रही होती है। लेकिन लियोनल के सामने बड़ी शांति से कहती है लेकिन योर ग्रेस मेरा कहीं भी जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर आपने मुझे फिर भी राजधानी भेज दिया तो मैं सबको बता दूंगी कि हमने अपनी शादी की रात साथ में बिताई है। ओ एनेट, अब तुम क्या बेचारे लियोनल को ब्लैकमेल भी करोगी? बेचारा हमारा लियोनल पहले तो शौक होता है, बाद में ब्लश करते हुए बोलता है क्या आप ये क्या कह रही हैं? आपको कोई शर्म नहीं है माय लेडी? हमारी एनेट सीधी सादी बनती हुई कहती है ओ प्लीज़ मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे 1 साल रहने दो। लियोनल परेशान होते हुए बोलता है समय कितना होगा ये कोई मुद्दा नहीं है, और कुछ सोचते हुए बोलता है तो फिर ठीक है, मैं आपसे ऑनेस्ट रहूँगा। मुझे अपने फादर का कर्ज मिला है, मेरे संपर्क में आने वाली कोई भी लेडी बहुत ही ज़्यादा दर्द सहेगी, जिसमें उसकी मौत भी हो सकती है। कल भी आप लगभग बहुत बड़े खतरे में थी, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। एनेट मन में सोचती है वह सच में मुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रहा है। लियोनल आगे बोलता है बहुत कम लोग इस सीक्रेट के बारे में जानते हैं, इसलिए मुझे भरोसा है कि आप इसे अपने पास रखेंगी। एनेट मन में सोचती है वह ये सब मार्किस फ्रेज की बेटी से कह रहा है। ओरिजिनल कहानी में सिर्फ सेंटेंस कॉन्स्टाइन ही उसकी तकलीफ कम कर सकती थी, लेकिन जब मैं कल उसके पास थी तब भी मुझे कल कुछ अजीब नहीं लगा। असल में मुझे लग रहा है कि अगर मैं उसे बस एक बार और छू लूँ तो मुझे पक्का पता चल जाएगा। लेकिन और लियोनल से बोलती हैं बट योर ग्रेस, आपकी मेहरबानी से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुई। लियोनल बोलता है क्या? एनेट स्माइल करते हुए बोलती है मुझे कल रात बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा। एनेट को स्माइल करता हुआ देख और उसकी बातें सुनकर लियोनल ब्लश करने लगता है और शाय करते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि आपका क्या मतलब है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप ठीक हैं। एनेट मन में सोचती है अरे क्या वो भी एम्बेरस था? ड्यूक मेरी सोच से भी ज़्यादा मासूम और इनोसेंट लगता है। और लियोनल से बोलती है मुझे पता है कि आप भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते। लियोनल ये सुन के बोलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एनेट बोलती है तुमने मुझे दूसरे आदमी का हाथ पकड़ के शादी के गलियारे में चलने पर मजबूर किया, और तुमने शादी के बहुत बाद तक भी मुझसे मिलने से मना कर दिया। लियोनल ये तो बस इसलिए था क्योंकि, लेकिन एनेट रोते हुए कहती है भले ही तुम्हारे श्राप का मुझ पर कोई असर नहीं होता, फिर भी तुम मुझे वापस भेजने की कोशिश कर रहे हो, है ना? लियोनल कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। एनेट हमारे फुल एक्टिंग मोड में जाते हुए सैडनेस के साथ कहती है अगर अब मैं वापस गई तो सब लोग बातें करेंगे कि मेरे पति ने मुझे अबैंडन कर दिया। और रोते हुए कहती है मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। बेचारा हमारा लियोनल उसके झांसे में आते हुए कहता है माय लेडी। एनेट की ऐसी बातें सुन के लियोनल तो परेशान होने लगता है। वैसे यार एनेट ने तो कोल्ड हार्टेड ड्यूक को भी बेवकूफ़ बना दिया अपने एक्टिंग के साथ। आगे तो और भी मज़ा आने वाला है इस स्टोरी में। लियोनल हैंकी निकालते हुए बोलता है अच्छा ठीक है, अगर आप मेरी दी गई वार्निंग को ध्यान रखेंगी तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकती हैं, तो प्लीज़ आप रोना बंद करें। और उसे हैंकी देता है आंसू पोंछने के लिए। एनेट ये देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगती है। गाइस देखो एनेट बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। और उससे हैंकी लेती है और एक स्माइल के साथ कहती है हाँ ठीक है, अब मैं नहीं रोऊंगी।
और तुरंत खड़े होकर अपनों को साफ करने लगती है और बोलती है, लेकिन अगर मुझे इससे कोई पेन या परेशानी होती है तो मैं अपना सामान तुरंत पैक करके चली जाऊंगी। लियोनल उसे देख के कंफ्यूज होता है और मन में सोचते हैं, क्या वो अभी कुछ देर पहले रो नहीं रही थी? और लियोनल, अब तो सोचने का कोई फायदा नहीं है, अब तो एनेट ने तुम्हें फंसा दिया। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक पेपर एक पेन दिखाया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है। हम देखते हैं एनेट और लियोनल दोनों साथ में होते हैं। लियोनल पूछता है, क्या ये सच में ज़रूरी है? एनेट बोलती है, बेशक, मुझ पे यकीन करें योर ग्रेस, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मन में सोचती है, लगता है आपको नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्ट कितना डरावना हो सकता है। हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल तैयार हो जाता है। एनेट बोलती है, परफेक्ट, लोइक ब्लैनिम एंड एनेट फ्रेज एग्री टू डिवोर्स इन 1 ईयर। एनेट हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, ठीक है, तो मैं अब आपकी केयर में हूँ योर ग्रेस। लियोनल उसे देख के पहले तो ब्लश करता है। वैसे गाइस, लियोनल को ज़्यादा ही ब्लश नहीं करता हमारी एनेट को देखकर। पक्का यही पहले उसके प्यार में पड़ेगा। लियोनल अपना हाथ बढ़ाते हुए एनेट के हाथ पे किस करता है और मन में सोचता है, लगता है अब मैं पूरी तरह से आपकी मर्जी के आगे झुक गया हूँ। एनेट लियोनल को देखते हुए सोचती है, अब मुझे यकीन हो गया है कि ड्यूक के छूने से मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। एनेट काफ़ी खुशी से गुनगुनाते हुए जारी होती है और मन में सोचती है, अब जब मैंने ड्यूक से बात कर ली है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोझा उतर गया हो। ये सिर्फ 1 साल के लिए है, लेकिन को गुड मॉर्निंग विश कर रही होती है। अगर मैं ग्रैंड डचीज में मेहमान की तरह आलस करती रहूँगी तो नौकर मेरी इज्जत नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं पूरे दिन कुछ नहीं करके बोर होती रहती हूँ और मैं पागल हो जाऊँगी। और मैं ये नहीं भूल सकती कि मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य दिखाई न देने वाला लेकिन काम का है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं उन रूमर्स को और हवा दूंगी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी और अपना काम करूंगी। एनेट एक डोर के पास जाती है और नॉक करते हुए बोलती है, योर ग्रेस। कोई आंसर ना आता हुआ देख एनेट सोचती है, आखिर वहाँ से कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा। तभी डोर खुलता है और लियोनल बाहर आता है और शौक होते हुए बोलता है, माय लेडी। एनेट बोलती है, गुड मॉर्निंग योर ग्रेस। लियोनल बोलता है, आखिर आप यहाँ किस वजह से आई हैं? एनेट जबरदस्ती अंदर घुसते हुए बोलती है, माफ़ करना, मैंने सोचा कि हमें शायद साथ में नाश्ता करना चाहिए। एनेट मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोलती है, मैं बहुत ही जल्दी आ गई, मैं कितनी असभ्य थी। लियोनल उसे घूरते हुए देखता है और मन में सोचता है, ये कह भी कौन रहा है जो अभी अभी अंदर घुसी है। और एनेट से बोलता है, ये ठीक है, कोई बात नहीं। एनेट बोलती है, क्या आप अपनी क्रेविट बांधने की कोशिश कर रहे हैं? गाइस, क्रेविट वो है जैसे कि स्कार्फ होता है ना, उस तरह से। लियोनल बोलता है, ये नेसेसरी नहीं है। एनेट उसे घूरते हुए सोचती है, क्या नेसेसरी नहीं है? हम देखते हैं एनेट और लियोनल के बीच में प्यारा सा युद्ध हो रहा होता है, जहाँ पर एनेट ने तो तलवार ले रखी होती है और लियोनल ने शील्ड ले रखी होती है। एनेट अटैक करते हुए बोलती है, ओ चलो अभी, मैं इसे बांधने में काफ़ी अच्छी हूँ। लियोनल शील्ड आगे करते हुए कहता है, मतलब अपने आप को बचाते हुए कहता है, लेकिन मैं इसे खुद बांध सकता हूँ। एनेट एक और अटैक करते हुए कहती है, लेकिन मैं वास्तव में इसमें अच्छी हूँ। लियोनल अपने आप को बचाते हुए कहता है, मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे अच्छे से कर सकता हूँ। एनेट अपने क्यूट फेस का अटैक करते हुए कहती है, लेकिन फिर भी मैं बस कोशिश करना चाहती हूँ। ओ एनेट, अगर तुम्हारे तलवार का अटैक काम नहीं गया तब तुमने फेस चार्म का यूज़ कर लिया। लियोनल तो उसे इस तरह से देख के शॉक हो जाता है और हार मानते हुए कहता है, अब आप खुश हैं माय लेडी? एनेट मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मैं इसे एकदम सही बांध दूंगी। ओहो, इतनी भी टेंशन मत लो, मैं इसे जल्दी कर दूंगी। एनेट क्रेविट लेती है और लियोनल के बांधने लगती है। दोनों ही कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना साथ में। लियोनल फिर भी थोड़ा सा परेशान होता है और साइड से एनेट को देखता है जो काफ़ी प्यारी लग रही होती है। उसे इस तरह से देखकर लियोनल ब्लश करने लगता है। एनेट पूछती है, वैसे योर ग्रेस, आप मुझे कब तक माय लेडी करके बुलाते रहेंगे? लियोनल उसकी बात सुन के होश में आते हुए कहता है, माफ़ करना, तो मुझे क्या करना चाहिए? एनेट प्यारा सा फेस बनाते हुए बोलती है, आपको मुझे डचीज कहना चाहिए, मैं आपकी पत्नी हूँ। लियोनल बोलता है, ये थोड़ा। एनेट उसकी बात काटते हुए बोलती है, अगर ये फॉर्मल है तो आप मुझे बस एनेट भी कह सकते हैं या फिर शायद डार्लिंग। एनेट की ऐसी बातें सुन के लियोनल फटाफट से कहता है, मैं आपको सिर्फ डचीज कहूँगा। एनेट खुश होते हुए कहती है, ऑल राइट, तो फिर अब हमें साथ में ब्रेकफास्ट करने चलना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है ब्रेकफास्ट टेबल पे। कुछ सर्वेंट्स ग्रीटिंग्स देते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग माय लेडी, आज का ब्रेकफास्ट की मेन्यू कुछ इस तरह से है। और ये बोलते बोलते रुक जाते हैं और सामने शौक होते हुए देखते हैं। सर्वेंट मन में सोचता है, क्या ड्यूक और माय लेडी दोनों साथ में ही नीचे आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए?
और वे दोनों एक दूसरे के बाहों में हाथ डाले हैं। इन दोनों को एक साथ देखकर सभी सरपेंट्स और शेफ भी शौक और स्माइल दोनों ही चीज कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही लियोनल और एनेट दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। एनेट बोलती है, आज का ब्रेकफास्ट हमेशा की तरह ही शानदार है, और स्माइल करते हुए बोलती है, आपका शेफ बहुत ही टैलेंटेड है योर ग्रेस। मुझे खुशी है कि फूड आपके टेस्ट के हिसाब से है। सर्वेंट केक देते हुए बोलता है, ये आपका डिजर्ट स्ट्रॉबेरी फिल्ड केक। एनेट केक को देख के काफी खुश होती है और काफी मजे के साथ खा रही होती है। लियोनल उसे इस तरह से खाता हुआ देख पूछता है कि आपको केक पसंद है। एनेट बोलती है, केक प्यारा है लेकिन स्ट्रॉबेरी डिवाइन है। स्ट्रॉबेरी केक्स तो काफी डिलीशियस होते हैं लेकिन मिलेनियम का स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। लियोनल बोलता है, शायद ये इसलिए है क्योंकि वे डोडोरियस से इंपोर्ट की गए हैं। एनेट बोलती है, ओह अब मैं समझी, मैं किसी दिन डोडोरियस जाना पसंद करूंगी। मैंने सुना है कि यह बहुत शानदार है। शायद मैं आखिरकार तब जाऊंगी जब मैं 1 साल बाद आपकी अगली शादी में शामिल होंगी। एनेट की ये बात सुनकर लियोनल के तो मुंह से पानी निकल जाता है और शौक होते हुए बोलता है, डचीज। एनेट हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ हाँ, मैं तो सिर्फ जॉगिंग कर रही थी। शिफ्ट होता है, हम एनेट को देखते हैं जो चलते कुछ सोच रही होती है। ड्यूक को चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। पूरे सुबह ड्यूक के पीछे भागने के बाद भी मेरे पास बहुत खाली समय है। अगर मेरी पुरानी जिंदगी होती तो मैं मीटिंग्स और डेडलाइन में डूबी रहती, लेकिन यहाँ तो मुझे बस चाय पीनी है और वॉक करना है। कोई पीछे से हम करता है। एनेट पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है, क्या बटलर विटली? बटलर बोलता है, हिज ग्रेस का प्लान है आज दोपहर में बगीचे में टहलने का। एनेट पहले तो ये सुन के शौक होती है और फिर सोचती है, बटलर उन कुछ लोगों में से होंगे जो उनके श्राप के बारे में जानते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एनेट रेडी होकर आ गई होती है और मन में सोचती है, बटलर विटली को शायद पहले से ही पता होगा कि उनका श्राप मुझ पर असर नहीं करता, इसलिए शायद वो मेरी जानबूझकर मदद कर रहे हैं। एनेट एक तरफ देख के शौक होती है और बोलती है, मैंने उसे ढूंढ लिया। हम देखते हैं वो लियोनल होता है जिसे एनेट देख कर शौक हो जाती है क्योंकि वो इतना हैंडसम लग रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलती है, एनेट योर ग्रेस। लियोनल भी उसे देखता है। एनेट लियोनल के पास जाते हुए खुशी से बोलती है, क्या परफेक्ट टाइमिंग है, मैं भी बस अभी वॉक के लिए ही सोच रही थी। लियोनल हेजिटेट करते हुए बोलता है, सच बताना, क्या ये सच में कोई कोइंसिडेंस है? थोड़ी देर बाद एनेट और लियोनल दोनों बातें करते हुए घूम रहे होते हैं। एनेट बोलती है, तो योर ग्रेस, श्राप की वजह से आप किसी भी अटेंडेंट को अपने आप को छूने नहीं देते। लियोनल बोलता है, मुझे किसी का भी छुए जाना पसंद नहीं आया। एनेट सैड होते सोचती है, मैं देख सकती हूँ, अगर छुए जाने का मतलब होता कि दूसरे इंसान मर जाए तो कोई भी हर कीमत पर छुए जाने से बचने की कोशिश करेगा। एनेट लियोनल को देखते हुए सोचती है, उसे ये सब अपने तक सीमित रखना पड़ा होगा, ये कितना बुरा लगता होगा। और कुछ देखते हुए बोलते हैं, योर ग्रेस, आपकी क्रेविट ढीली हो जाती है। लियोनल बोलता है, हाँ, आज सुबह ट्रेनिंग के बाद मैंने अपने कपड़े चेंज करे थे। एनेट बोलती है, लाओ मैं इसे आपके लिए फिक्स कर दूं। एनेट उसे बांधते पूछती है, रुको, आपने ठीक वैसे ही बांधा जैसे पहले बंधा था। आपकी नज़र काफ़ी तेज है योर ग्रेस, मैंने इसे दोबारा नहीं बांधा, मैं बस तुम्हारे बनाए गांठ को खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। एनेट इसकी बातें सुन के बोलती है, ज़रा रुको, अगर तुमने इसे नहीं खोला तो मुझे मत बताओ। और शौक होते हुए सोचती है, तुमने असल में इसे उसी तरह से खिसकाया था और बाद में बैग पर रख दिया था। क्या तुम्हें मेरा बांधने का तरीका इतना पसंद आया? लियोनल फेस साइड में करते कहता है, मैंने बस सोचा कि इसे ध्यान से बांधा गया था, इसे तुरंत खोलना बदतमीजी जैसा लगता। उसकी ऐसी बातें सुन के एनेट स्माइल करती है और बोलती है, ये ठीक है, तुम इसे कभी भी खोल सकते हो और मैं हमेशा इसे तुम्हारे लिए बांध दूंगी। लियोनल उसे इस तरह से स्माइल करता हुआ देखता है और ब्लश करने लगता है। लियोनल को इस तरह से देखकर एनेट सोचती है, वाओ, ये कितना प्यारा है, मुझे उसके और भी करीब जाने की ज़रूरत है, मैं उसको इस तरह से और भी ज़्यादा देखना चाहती हूँ। ड्यूक से दिन में 3 बार मिलने का ऑपरेशन अब शुरू होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम एनेट को देखते हैं जो ड्यूक के चैम्बर के बाहर खड़ी होती है और नॉक करते हुए बोलती है, ग्रेस, क्या आप सो गए हैं? एनेट मन में सोचती है, ये बहुत ही बुरा है, सच कहूँ तो दरवाजा खोलने के लिए एक नौकर होना आसान रहता। लियोनल फटाफट बाहर आता है और पूछता है, डचीज, क्या कोई अर्जेंट बात है?
एनेट मुस्कुराते हुए बोलती है, सब कुछ ठीक है, मैं बस बाबा मिलने आ रही हूँ ताकि हम दोस्त बन सकें, फिर जब तुम्हारा मुझे भगाने का दिल नहीं करेगा। लियोनल बोलता है, माफ़ करना क्या? एनेट मन में सोचती है, मैं ऐसी ही नहीं रह सकती, जाहिर है मेरे पास कोई बहाना होना चाहिए। एनेट बोलती है, कुछ भी अर्जेंट नहीं है, मैं बस गुड नाइट कहना चाहती थी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकती हूँ? लियोनल गेट बंद करते हुए बोलता है, मैं आपको अंदर नहीं ला सकता क्योंकि मैं अभी प्रॉपर ड्रेस में नहीं हूँ। तो फिर ठीक है। तभी एनेट पैर हटाते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं है कि तुम अनड्रेस हो या कुछ और। एनेट अपना फिर से क्यूट फेस का चार्म यूज करते हुए कहती है, अगर हम टेक्निकली तौर पर देखें तो मेरे कपड़े भी ठीक नहीं हैं। लियोनल फिर से ब्लश करने लगता है और साइड में फेस करते हुए बोलता है, स्वाभाविक है कि आपका पहनावा भी ठीक नहीं है। और मन में सोचते हुए बोलता है, क्या उसे एहसास नहीं है कि यही तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी एनेट कुछ ना समझते हुए फिर भी जिद करती है, हॉल में बहुत ठंड है, क्या मैं बस 1 मिनट के लिए अंदर गर्म होने के लिए नहीं आ सकती? और मैं अभी उठकर तुरंत चली जाऊंगी, मेरा मतलब है मैं सच में कसम खाती हूँ। लियोनल परेशान होते हुए कहता है, वह पक्की है तो ये सिर्फ एक पल के लिए होना चाहिए। हम देखते हैं कि एनेट कुर्सी पे बैठी होती है, लियोनल बेड पे लेटा होता है और लियोनल ने अपना हाथ एनेट को दे रखा होता है। एनेट काफ़ी खुश होती है और खुशी से बोलती है, ओ योर ग्रेस, मैं आपको खाने वाली नहीं हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। एनेट, पहले तो तुमने इसे इतना परेशान कर दिया और अब तुम मुझसे कह रहे हो बेचारे को रिलैक्स हो जाए। उसकी हालत तो देखो, वो कितना परेशान है। बेचारा हमारा लियोनल कंफ्यूज सा, परेशान सा, जैसे कि उसे पता ही ना हो क्या कि हो क्या रहा है आसपास। लियोनल सोचता है, लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए रुकना चाहिए था। आखिर ये सब इस तरह से कब हो गया? ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। सॉरी गाइस लेट एपिसोड अपलोड करने के लिए, पर इसके एक हफ्ते में सिर्फ एक ही एपिसोड आता है और मैंने 2-3 इकट्ठे दे दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय।